नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ तक के मंच पर आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हमारे मेहमान हैं मेजर जनरल विशंबर दयाल जी, जिनका भारतीय सेना में 3.5 साल से ज़्यादा का शानदार करियर रहा। वशिष्ठ सेवा पदक से सम्मानित हैं और डिफेंस और डिप्लोमेसी के मुद्दों पर तमाम मंचों पर हम बेबाकी से बात करते हुए उन्हें देखते हैं। तो आज न्यूज़ तक के मंच पर बात शुरू करते हैं एक ऐसी योजना की, सेना से जुड़ी हुई एक ऐसी योजना की जिस पर इतनी चर्चा पिछले 2 साल में हो चुकी है जितनी शायद ही किसी और स्कीम पर हुई हो। और उस स्कीम का नाम है अग्निपथ स्कीम, जो जून 2022 में एनडीए सरकार ने शुरू की थी। सबसे पहले विशंबर दयाल जी, अग्निपथ स्कीम को लेकर सरकार का, यानी पॉलिटिकल क्लास का और रक्षा विशेषज्ञों का एक पूरा वर्ग है जो उसकी तारीफ़ें करता हुआ नहीं थकता है, उसके फ़ायदे बताता हुआ नहीं थकता है। और इसी तरह से विपक्ष का और रक्षा विशेषज्ञों का एक दूसरा वर्ग है जो उसकी आलोचना करता हुआ नहीं थकता है। आपसे जानना चाहते हैं हम कि अग्निपथ स्कीम के बारे में आपकी राय क्या है? देखिए, पहले तो मैं न्यूज़ तक का आप सबका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इतने गंभीर और इतने नेशनल डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर आपसे और आपके दर्शकों से बात करने का मौका दिया। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और थैंक यू। जहाँ तक बात अग्निपथ स्कीम की है, मेरा मानना ये है कि सरकार पक्ष और विपक्ष या सरकार विरोधी लोग पॉलिटिकल, उसको अगर उस दायरे से हम उठकर इसको भारत की सुरक्षा के मुद्दे से जोड़कर अगर देखेंगे तो मेरे ख्याल में इसका बेहतर विश्लेषण कर पाएंगे, इसकी बेहतर एनालिसिस हो पाएगी और इस पे हम बेहतर एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि असलियत में क्यों मेरे जैसे कुछ लोग और मेरे जैसे बहुत कम आज के दिन विशेषज्ञ ऐसे बचे हैं, खासकर डिफेंस फोर्सेस से रिटायर हुए, जो पब्लिक में इसके लिए बोलते हुए घबराते हैं। बिकॉज सब सोचते हैं कि शायद इसका सरकार का विरोध हो रहा है तो नहीं बोलेंगे, इसमें सरकार का विरोध है। और सरकार, देखिए सरकार क्या है, सरकार भी तो हमारी बनाई हुई सरकार है। कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने एक स्कीम बनाई और उस स्कीम को जो है पॉलिटिकल लीडरशिप को दे दिया और पॉलिटिकल लीडरशिप ने कहा गो हेड। और उसके बाद अब जैसे होता है डेमोक्रेसी के अंदर, कोई भी किसी सरकार की इस किस्म की स्कीम आती है तो पॉलिटिकल क्लास उसकी डिफेंडर बन जाती है। जब पॉलिटिकल क्लास डिफेंडर बन जाती है तो हर चीज़ ऐसे लगता है जो पॉलिटिकल क्लास कह रही है, जो आज की लीडरशिप कह रही है, हम शायद उसका विरोध कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। हम प्राइम मिनिस्टर का विरोध नहीं कर रहे, हम रक्षा मंत्री का विरोध नहीं कर रहे, हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे। हम उस प्रणाली, एक नई प्रणाली जो सन 47 से भारतीय सेना थी, जिस तरह चल रही थी, सन 47 से पहले भी इस किस्म प्रावधान थे, अगर उस पर एकदम से एक स्कीम लाते हो जिसका हम सोचते हैं, हमारी सोच है, हमने 37 साल गुजारे हैं, हर दौर से गुजरे हैं, आज भी बच्चे फौज में हैं, पिछली पीढ़ी भी बच्चे फौज में थी, हमने फौज को बहुत नज़दीक से देखा है। हम सोचते हैं कि अगर इससे फौज में फौज कमज़ोर होगी, इससे या नुकसान होगा फौज का, या आने वाली सुरक्षा में अगर वो क्या बोलते हैं उसमें छेद, हिंदी में क्या बोलते हैं, वो लगेगी, तो हम कह रहे हैं नहीं, इस किस्म की स्कीम मत लाइए। बस इतना सा वो है। और बाकी आप जब स्पेसिफिक मुद्दों पे बात करेंगे तो मैं बोलता जाऊंगा। इसके पक्ष में तर्क है सरकार की तरफ से, वो ये कि सेना का एक तो आधुनिकीकरण इससे होगा और एक सेना की जो युवापन है, जो उसकी जवानी है, वो बरकरार होगी। मेरे हिसाब से सेना की एवरेज एज 32 साल है आज की तारीख में, जो सरकार ये कहती है कि अग्निपथ स्कीम होने के बाद 26 साल हो जाएगी। देखिए, अजीब बात है, 4 साल के बाद तो सबकी उम्र वही रहेगी, लांस नायक की उम्र वही रहेगी, नायक की उम्र वही रहेगी, हवलदार की उम्र वही रहेगी, जो जेसीओ जूनियर कमीशन ऑफिसर्स हैं, सूबेदार, उनकी उम्र वही रहेगी, कैप्टन से लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी कमांडर की उम्र वही रहेगी। एक सिर्फ 4 साल के अंदर आप उन लड़कों को बदल दोगे जो एक्सीलेंस अचीव करते थे, तो उससे उम्र कम हो जाएगी, 2-3 साल उम्र कम हो जाएगी। मैं नहीं सोचता इससे कोई लाभ होने वाला है। ये एक आफ्टर थॉट, मेरा मानना ये है कि आफ्टर थॉट स्कीम लाने के बाद लोग तरह तरह की तर्क दे रहे हैं। देखिए, मैं मान सकता था, कोई कहता कि 32 साल की उम्र ज़्यादा है, 34 साल की उम्र ज़्यादा है, जब 1950, 60, 70s का दौर था।
अरे आज हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम में 37-36 साल के लड़के खेल रहे हैं साहब, बॉलर्स हैं आपके 35 साल के। कमाल की बात है। तो आज जब देश में, जब हमारी दुनिया के अंदर हेल्थ इंप्रूव हुई है, एक फिजिकल कल्चर इंप्रूव हुआ है, दुनिया भर की मतलब हमारी रेस में मजबूती आई है, तब आप कह रहे हो साहब 3200। साहब किसी लड़ाई में एज के कारण, जवानों की एज के कारण, एनसीओ जेसीओ की एज वही है, वो लोग लड़े हैं। ये मैं सोचता हूं एक तर्क है जो पोस्ट स्कीम लाने के बाद लोग बनाने लग गए। अब लोग कह रहे हैं 21 से 23 साल, अगर 23 चलेगी तो फिर 2 साल बढ़ गई ना, फिर 37 पे चलेगी, फिर जरा कैलकुलेट करते रहिए। ये तर्के हैं जो किसी बात को सच प्रूव करने में, मतलब ये देश की सुरक्षा का मुद्दा नहीं ना, और सिर्फ बहस का मुद्दा हो तो हम भी मान लें। बहस का मुद्दा नहीं है भाई। बहस जीतने के लिए ऐसी तर्कें मत दीजिए कि पहले सेना रेडी नहीं थी, पहले सेना में उम्र ज्यादा थी, पहले। अरे इसी सेना ने 2 साल तक, इसी सेना ने गलवान के बाद पूरी की पूरी विंटर्स के अंदर वो तैनात रही इस लद्दाख में। भाई कहीं से रिपोर्ट आई हो कि भाई कुछ लोग बीमार हो रहे हैं क्योंकि वो उम्र है उनकी ज्यादा, इस किस्म की तर्कें जो हैं, मैं समझता हूं ये जो आज तक जिन लोगों ने इस देश की हिफाजत की है, जिन लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दी है, जिन्होंने अपना हाईएस्ट सेक्रीफाइस दिया, जो अमर हुए हैं हर एक लड़ाई में, उनमें जेसीओस थे। बाना साहब क्या यंग थे? उन्होंने तो इतनी ऊंचाई की चोटी पे साथ जाके कब्जा कर लिया। आप लोग कैसी तर्क मान रहे हो? ये क्यों? ये तर्क वो लोग दे रहे हैं जिनके पास कोई ठोस आर्ग्यूमेंट नहीं है एक स्कीम इंप्लीमेंट करने का। आप, देश की सुरक्षा का मुद्दा है, अगर सफेद चादर है तो सफेद चादर में लपेट के दीजिए साहब। क्यों इसको पीली नीली हरी चादर की बात कर रहे हो? ये देश का मुद्दा, सुरक्षा का मुद्दा, मैं नहीं समझता उम्र का कोई मुद्दा है। नहीं तो आपका बुनियादी तर्क क्या है? क्या ये अग्निवीर जो हैं वो सेना में जाके सेना को कमज़ोर कर देंगे, इनकी काबिलियत में कमी होगी, कोई डिसबैलेंस हो जाएगा? कि आपका बुनियादी तर्क क्या है इस योजना को खारिज करते हुए? देखिए, बुनियादी तर्क 3-4 हैं। पहले तो ये है कि आप इस स्कीम को जिस तरह से लाए हो ना अचानक, आखिर इस ऑफिस का एक ढांचा है, एक घर का एक ढांचा है। एक घर में एक नया परिवार का सदस्य आके वो सोफे वोफे बदल दे, उसके कर्टन्स वर्टन्स बदल दे, कोई खास में उथल वो नहीं मचती है, राइट? जब वो आप कहो नहीं ये बेडरूम 12 से 14 का बना दो, ये ड्राइंग रूम 14 से 12 का बना दो, 8 का बना दो, तो घर की दीवारें हिल जाती हैं। आप जब इस किस्म की स्कीम अचानक से लाते हो तो पूरी की पूरी फौज, जो फौज बोल नहीं रही है, पूरी की पूरी फौज आपने एक उसके ऊपर एक बर्डन सा डाल दिया। देखो साहब, एक ट्रेनिंग थी, है ना, 9 महीने की ट्रेनिंग थी, उस ट्रेनिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर था, उस ट्रेनिंग के लिए इंस्ट्रक्टर्स पोस्टेड थे, उस ट्रेनिंग के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर पोस्टेड था, उसका एक करिकुलम था। आपने अचानक से एक स्कीम ले आए, अब उसको 6 महीने की कर दिया, और उसमें 6 महीने के अंदर वो क्या करे क्या नहीं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। देखिए, मैं आर्मड कोर्स से आया हूं, हमारे यहां टैंक चलाते हैं। हमारे यहां जो बेसिक ट्रेनिंग थी ना, वो पहले रिक्रूट ट्रेनिंग थी। बेसिक ट्रेनिंग मतलब वो जो लड़का था 20 हफ्ते के अंदर बेसिक ट्रेनिंग करता था, मतलब फिजिकल ट्रेनिंग करता था, फिजिकल, राइफल चलाना, ड्रिल करना, पीटी करना तक। एक सिविलियन लड़के को, नौजवान लड़के को, उसको मेंटली साइकोलॉजिकली ब्रेक किया जाता था ताकि वो उस टाइम पे उठे, वो ऑर्डर माने, वो इस तरह। ये ड्रिल पीटी क्या है? ये एक कोऑर्डिनेशन है ना बॉडी का, और टीम कोऑर्डिनेशन आता है। देखिए, बॉडी तो है ही, टीम कोऑर्डिनेशन आता है। उसके बाद हमारे यहां उसकी कहते थे DMR, मतलब कि ड्राइविंग हर आनी चाहिए। उसके ड्राइविंग के लिए एक पीरियड था। उस ड्राइविंग के बाद स्पेशल ट्रेनिंग थी, भाई वो टैंक चलाएगा या टैंक से गोला फायर करेगा या टैंक के रेडियो सेट को मैन करेगा। 3 काम करता था। तो ये पूरी की पूरी 67 वीक्स लगते थे इसमें। 67 वीक्स मतलब जब वो ब्रेक्स लगा के लगो तो वो जो है 18-20 मंथ्स के अंदर वो रेजिमेंट के अंदर एक ट्रेंड सोल्जर आता था। अब आपने पूरी की पूरी 6 महीने में कर दी। तो साहब, क्या 6 महीने में आदमी गाड़ी चलाना, टैंक चलाना या टैंक को फायर करना और ड्रिल और पीटी कोई सुपर ह्यूमन थोड़ी है? और उसका जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था, ठीक इसी तरह से आप यूनिट के अंदर देखिए। और ये जो लोग कह रहे हैं ना कि भाई ये तो एक अलर्ट हो जाएंगे क्योंकि नए जवान आते हैं हर साल। अरे पहले भी नए जवान आ रहे थे। आप 55,000 एवरी टाइम एनरोल थी ना एवरी ईयर में, तो हर यूनिट में जाते थे। लेकिन हर साल
अब आप कुछ लोगों को इस तरह से जो रेगुलर डिस्चार्ज है वो छोड़ दो, आप लोगों को डिस्चार्ज करेंगे। अंदर 2-3 चीजें होगी ना, हर महीने एक जवान की पे फिक्स ढंग से आती थी, वही एक क्लर्क है, अब वो हर अग्निवीर की भी वही कैलकुलेट करेगा। आपने इस किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस नहीं लाए। पहले आप ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस लाते, ये मैं सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। अब मैं रेजिमेंटेशन की बात करता हूं, जो मेरा मेन मुद्दा है। देखिए, मैं या कोई भी जनरल या जनरल विपिन रावत, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, सब मानते हैं वो गुरखास के थे, गुरखा ऑफिसर। जब वो सर्विस में थे तो गुरखा ऑफिसर, चारों तरफ गुरखा। क्या थी? रेजिमेंटेशन थी सर। जब आप एक 4 में से 3 आदमी को भेज दिया तो वो तो किसी भी रेजिमेंट के नहीं है, और 4 साल तक उनमें रेजिमेंटेशन। और फिर ये रेजिमेंट जो इंडियन आर्मी है ना, देखिए मैं प्राचीन काल में जाना, मध्य जो मिडिल मेडिवल पीरियड है ना इंडिया का, उसमें जाइए। इतने बड़े बड़े राजा थे साहब, इतनी बड़ी बड़ी सेनाएं थी साहब, और साहब छोटी छोटी सेनाएं से बाहर से लोग आके वो जीत जाते, और फिर बाकी राजा लोग क्या करते? संधि करते और अपना राजपाट चलाते रहते साहब। जो यहां पे एक्सीलेंस जिन्होंने की ना, चाहे वो महाराजा रंजीत सिंह थे या जिसने भी की, उसने बाहर से फॉरेनर से लाके ट्रेनिंग में फॉरेनर्स। हमारी रेजिमेंटेशन, हमारा कल्चर साहब, कुछ भी कहो, हम अंग्रेजों ने हमारे साथ बहुत अन्याय किया, हमारे साथ दुबायत किया, हमें लूट के ले गए, सब कुछ मानता हूं मैं। लेकिन सेना के अंदर सेना बनाने में उन्होंने एक एथिक्स, एक उसके कल्चर, एक उसके हेरिटेज, एक उसको इतनी मजबूती दी रेजिमेंटेशन को। उसी रेजिमेंटेशन में जब एक बच्चा 3 साल 4 साल बाद, 2 साल बाद, जब बच्चे को लगता है मैं शायद रहूं नहीं रहूं, या एक को लगता है मैं रहूं 4 में से, तो ये कहीं ना कहीं उस रेजिमेंट की जो कैपेबिलिटी है ना, इंडिविजुअल गेम नहीं है लड़ाई कोई एक आदमी की बहादुरी नहीं है। वही सिविलियन लड़का जाके 18 महीने, 20 महीने, 40 महीने बाद जो है वो वहां जाके डिफरेंटली परफॉर्म करता है, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग, हमारी ईथॉस, हमारी जो रेजिमेंट की जो रेजिमेंटेशन है, जो उसके दस्तूर है। और सारी रेजिमेंटें क्यों, हमारी कुछ ऐसी रेजिमेंट्स हैं साहब जिनको बार बार लड़ाई में जिन्होंने एक्सीलेंस किया है और क्रिटिकल जगह पे डिप्लॉय किया है, उनके मैं नाम लूंगा तो लोग शायद मान जाए, उन्होंने हर वॉर में, क्योंकि उन रेजिमेंट्स की विद इन द रेजिमेंट भी उनका कल्चर, उनकी दस्तूर, उनकी जो रेजिमेंटेशन है वो इतनी मजबूत थी कि वो जवान। तो जब आप रेजिमेंटेशन वीक, जो आपका असली 2 चीज भारतीय सेना, एक इस देश के लोगों को पता होनी चाहिए, 3 चीजों पे लड़ी आज तक। एक, सबसे पहली बात यह है कि हमारी सबसे वेल ट्रेन्ड एंड मोटिवेटेड आर्म फोर्सेस है दुनिया के अंदर। दूसरा, मोटिवेटेड, व्हेन आई एम से मोटिवेटेड, दूसरा हमारे अंदर एक बहुत बड़ी चीज है रेजिमेंटेशन। नाम नमक निशान, अगर आपने सुना हो, नाम नमक निशान पे जवान बिल्कुल अपने सब कुछ त्याग देता है, उसको ये भी नहीं पता कि मैं ये। तीसरा, जो हमारा नौजवान है ना, भारतीय सेना के जवान को कोई, हम लोग जवान नहीं बोलते अच्छे से, हम नौजवान, मेरे नौजवानों, मेरे नौजवान, मतलब अमर है वो एक फीलिंग जो है ना साहब, वो वक्त लगता है, वो वक्त लगता है। आप न्यूज तक में पैशन आने में, न्यूज तक के नाम पे, न्यूज तक के उस पे, आपके पत्रकारों में वक्त लगेगा साहब। वो 2 महीने में छोड़ के, 4 महीने में छोड़ के अगर न्यूज 24 पे चला गया, तीसरे दिन न्यूज किसी और पे चला गया, 5वें दिन न्यूज इंडिया पे चला गया, क्या उसमें पैशन आ सकता है? ये बस हमारी इतनी सी बात है। हमको ये थोड़ी कर, आप साइंटिफिकली रिसर्च कीजिए, पहले आर्ट्रेक में रिसर्च कीजिए, 9 महीने की ट्रेनिंग क्यों रखी थी? वो भी सिखा सकते थे 4 महीने में साहब। आप कीजिए ना, दिल्ली पुलिस की भी 9 महीने की ट्रेनिंग क्यों है? क्या दिल्ली की सुरक्षा भारत की सुरक्षा से ज्यादा जिम्मेवार? हरियाणा पुलिस क्यों 9 महीने बाद लड़के को हरियाणा की सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी देती है? बीएसएफ क्यों देती है? सीआर क्यों? फौज को ही क्यों यार? एक देश का हमारा जवान, हमारी सेना का ब्रह्मास्त्र है आज तक। नौजवान है वो, उसने बहुत फख्र से लड़ाई लड़ी है, और इसलिए लड़ी है कि वो पीरियड में जाता है। पहले वो ट्रेनिंग करता है, फिर वो रेजिमेंट के अंदर एम्बेड हो जाता है, रेजिमेंटेशन में आता है, फिर वो एक्सीलेंस अचीव करता है। एक्सीलेंस मतलब जब रशिया की टैंक को चलाने के लिए रशिया 4 साल एक ऑफिसर जैसी ट्रेनिंग करता है, लेफ्टिनेंट टैंक मैनेज करता है रशिया के अंदर,
उसको भारत में एक गांव से, एक बहादुरगढ़ से चला हुआ लड़का, या एक नजफगढ़ से चला हुआ लड़का, या एक इंदौर, या एक कहीं अपना चूरू सीकर के गांव से चला हुआ लड़का, वो 18 महीने बाद ट्रेनिंग के बाद वो काम करने लगता है, और 4-5 साल के बाद वो इतना हाईली ट्रेंड हो जाता है कि रशियन जब आके देखते कि वो मानने को तैयार नहीं होती कि ये जवान चला रहा है, क्योंकि रेजिमेंट के अंदर जो ट्रेनिंग लेके गया उसके ऊपर ट्रेनिंग होती है, पहले उसको धीरे धीरे ग्रूम किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है, एक्सीलेंस दी जाती है। आपने सब कुछ तोड़ दिया साहब एक झटके के अंदर। तो हमारा ये मानना है, इस पे आप एक पायलट प्रोजेक्ट चलाते, कुछ फौज की आर्मी आर्ट ट्रैक आर्मी कमांड है उससे आप कुछ करवाते, आपने पूरे के पूरे ढांचे को एक फौज को दे दिया और कह रहे साहब फौज ने मान लिया, और इसमें बहुत कमियां हैं साहब। नहीं, तो आपका कहने का मतलब है कि ये अधपकी अधकचरी सी स्कीम सरकार ने लागू कर दी, यानी इस पे सोच विचार हो, असेसमेंट हो और सुधार कर दिए जाएं तो ये स्कीम ठीक है, या पूरी तरह स्कीम को स्क्रैप कर देना चाहिए? देखिए, मेरा मानना ये है सुधार हो। सुधार जैसे जब आप सुधार करने लगोगे ना, तो आपको सुधार पता लगेगा कि भाई 18 महीने की ट्रेनिंग है, उसको आप 12 की कर दो, 6 महीने काट दोगे, फिर भी 1 साल तो गया ना उसका, और 3 साल में वो क्या करेगा। एक बेसिक है, देखो आपने कहा, पहले तो आपने बेसिक चीज देखो, आप साइकोलॉजिकली आपने कहा अग्निवीर विल हैव एन आइडेंटिटी, इट विल नॉट बी, देयर इज नो रैंक लाइक दैट, एंटिटी, सेपरेट एंटिटी आपने क्रिएट की। आपने कहा उसका पे, अलाउंसेस सब कुछ सेपरेट है, तो आपने एक सोच सेपरेट, जब ऐसी चीजें होंगी तो सोच आएगी ना साहब। सबको पता है कि आपके टॉप जो पत्रकार, जो टॉप आपके जो भी आपके एंकर्स हैं, उनकी कुछ और वो है, जो भी मिडिल लेवल उन्हीं, तो आपने एक स्कीम के अंदर सोच कर दी। तो सेना को देखिए, मैं असली मुद्दा क्या है, देखो मैं आपको, लोग कह रहे हैं साहब पेंशन है, पेंशन नहीं है, पे भी है। एक जवान को आप 25,000 रुपये में आपको उसका बेसिक पे है, पिछले पे कमीशन के साथ, उसको डीए देते हैं 37,500 का हो गया, उसको मिलिट्री सर्विस पे देते हैं 5,500 होगी, उसको वो बाकी अलाउंसेस देते हैं, वो आपको पड़ता है जाके 45,000 का महीने में, राइट। उसको सारी एंटाइटलमेंट्स है। आप एक आदमी ले रहे हो जिसको कहने को 30,000 दे रहे हो, पर उसको 20,000, 23,000, 26,000 ऐसे दे के 20 आप 40,000 तक ले, तो ये सेविंग्स तो किसी ने कैलकुलेट नहीं की साहब। एक बहुत दिन से इस देश में जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो फाइनेंस के लोग हैं, जो डिफेंस मिनिस्ट्री से सिर्फ फाइनेंस डील करते हैं, देश की सुरक्षा डील नहीं करते, वो लोग कह रहे थे ये लोग तो अनप्रोडक्टिव सोर्सेज हैं इस देश की, इनकी इतना इनका पेंशन बिल है, इतनी इनकी पे स्केल है, कहां से मॉडर्न हथियार दें। अरे साहब, जब 590 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी थी, तब भी तो कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने बोला भाई सेना को हाथ मत लगाओ, पंजाब जल रहा है, भाई सेना को हाथ मत लगाओ, जम्मू एंड कश्मीर जलने पे जा रहा है, भाई नॉर्थ ईस्ट के अंदर अभी भी, नॉर्थ ईस्ट में अभी तक शांति नहीं आई है, सेना सफर कर रही है श्रीलंकन ऑप से, और किसी को नहीं पता था कि कारगिल हो जाएगा, और वो भी जब हो जाएगा जब सेना पूरी की पूरी जे&के और नॉर्थ ईस्ट में डिप्लॉय होगी। और अभी पंजाब ठंडा पड़ा है क्योंकि वो 590 बिलियन की डॉलर की इकोनॉमी थी, लेकिन किसी ने ऐसे सवाल नहीं उठाए थे, कोई ऐसी चीजें बात नहीं करता था। जिस देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, जिस देश को अनस्टेबल वर्ल्ड में रहना है, दुनिया में हाहाकार मची हुई है, अनस्टेबल वर्ल्ड, अनप्रिडिक्टेबल नेबर्स, अनसेटल्ड बॉर्डर्स, उस देश के पास एक सेना थी, उसके ऊपर आप जो पैसा खर्च रहे हो साहब, आपको इतना भारी लगने लगा जब आपकी इकोनॉमी ग्रो करने लगी। क्या पहले वेलफेयर स्कीम्स नहीं थी? क्या पहले डेवलपमेंट नहीं थी? साहब ये जीटी रोड में बच्चा हूं, ये जीटी रोड मैंने पहले छोटा सा था, 2 लेन भी होते देखा, 4 लेन भी होते देखा। ये जो बचपन की यादें बता दूं आपको मैं, अगर आप रियल पूछ रहे हो, ये सफदरजंग है, ये यहाँ जहां ये सफदरजंग एयरपोर्ट है ना पुराना, ये यहाँ पे एक फ्लाईओवर है, यहाँ फाटक होती थी साहब, बच्चे रेडी में चले जाते थे वो बैठ के, गांव के बच्चे जट शाहपुर नानके जाने के लिए, और साहब फिर फ्लाईओवर भी बना, और ये एयरपोर्ट लेके कोई पहले पालम पे लेके गया, और पालम से फिर ये लेके गया। तो सेना की तरफ किसी ने नहीं देखा। लेकिन हम बहुत दिन से जो फाइनेंस वाले लोग हैं, जो
टेम्पररी एडहॉक ब्यूरोक्रेट्स आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। एडहॉक, सबसे एडहॉकिज्म मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ब्यूरोक्रेसी है, क्योंकि आता है आदमी 3 साल कैडर से और वापस चला जाता है। फाइनेंस वाले हैं वो रेगुलर हैं, 3-4 जगह जाते हैं फिर आ जाते हैं। एक हमारा वहाँ कैडर है जूनियर लेवल से, उनकी सोच जूनियर है, उनकी सोच नहीं है जिस सोच से आपको सोचना चाहिए। रिफॉर्म्स, मिलिट्री रिफॉर्म्स इस तरह से नहीं किए जाते भाई। तो पूरा का पूरा मुद्दा, इसमें क्या ठीक करोगे, क्या काटोगे, क्या छेड़ोगे? जब आपके बॉर्डर सेटल हो जाए, आप पहले संधि कर लीजिए साहब, कोई बात नहीं। आप नहीं लड़ाई लड़के करना चाहते ना, संधि कर लीजिए, हाथ दिखाइए साहब। हेलमेट कॉल ने और गोर्बाचोव ने, दे शोड हार्ट। उन्होंने कहा गिरने दो बर्लिन वॉल। कोई लड़ाई हुई थोड़ी हुई थी। पर कुछ लोग थे जो कहते थे ये दीवार यहां नहीं गिरी, अब ये दीवार हमारे बॉर्डर पे आके थकेगी, राइट? तो साहब उन्होंने और आके आज रुक गई। या तो आप स्ट्रैटेजिक थिंकर और बड़े सोचिए, सिक्योरिटी की 100 साल के लिए सोचिए, इस देश की सिक्योरिटी की, कि भाई पाकिस्तान में और अब चाइना में तो है ही हर रोज हमारी, लेकिन हमें नहीं पता बांग्लादेश की करवट बदलेगा हर तीसरे दिन, हमें नहीं पता म्यांमार कहाँ जा रहा है, हमें नहीं पता अफगानिस्तान की अल्टीमेट स्टेट क्या होगी, हमें नहीं पता श्रीलंका में कब क्या हो जाएगा इकोनॉमिकली, चाइना किस तरह से, हमें नहीं पता कल मालदीव्स का क्या होगा। जब नेबरहुड ऐसा है, हमें नहीं पता यूएन की क्या स्टेटस है, कब क्या होएगी। एक टाइम था ना यूएन इंटरफेयर करती थी, लड़ाई बंद करवा देती थी। तो दुनिया में तबाही मच रही है। आपके पास एक स्ट्रॉन्ग आर्म है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। मैं एक और छोटी सी बात आपको यहीं सेटल करता हूं, बहुत लोगों को क्वेश्चन होगा। बार बार कहा जा रहा है साहब हम उसको दिल्ली पुलिस में ले लेंगे, एक चीफ मिनिस्टर होड़ लग गई, हम साहब उसको यूपी पुलिस में ले लेंगे, हम साहब इसको हम इसको सीआरपी। साहब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है या भारतीय सेना है? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है। मैं पूछता हूं क्या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है? साहब कैसी बातें करते हो आप लोग? क्या भारतीय एम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ लो ना, पढ़े लिखे लोग हो यार, कॉन्स्टिट्यूशन में देख लो किस लिए सेना बनी थी। फॉर द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ इंडिया, मदर इंडिया, फ्रॉम एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल थ्रेट्स। अगर उससे बनी थी तो काहे की एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरह बातें कर रहे हो यार? या तो हिम्मत रखो और बोलो ये अग्निवीर स्कीम है, आना है आओ, जाना है जाओ, बाद में जिसकी जो जीवन फिर भी आएगा, अनएम्प्लॉयड यूथ है। लेकिन मैंने बोला ना, सफेद चद्दर में करो, फौज का सिक्योरिटी का काम है। मेरा सवाल था कि सुधार की गुंजाइश है या स्क्रैप हो जानी चाहिए स्कीम? मेरा मानना यह है कि पहले एक बार स्क्रैप कर दो, क्योंकि आप लोग देखो, आप लोगों को एनरोल कर चुके हो, राइट, इस स्कीम, और बहुत मुद्दे हैं। अभी तो वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से कनेक्टेड है, राइट, और अभी तक फौज में इनडिसिप्लिन नहीं आया है, राइट। जब आप हर साल 3 आदमियों को, 4 साल में 3 आदमियों को वापस भेजोगे, तो 2 आदमी 2.5 साल के बाद, 2-2.5 साल के बाद इनडिसिप्लिन भी तो हो सकते हैं। अगर आप कल चेक करके देखो यहां से एम्प्लॉइज, कुछ लोग प्यार से चले जाएंगे, कुछ लोग फिर तो आज फौज में 15-17 साल के बाद आदमी, नमक के बाद फौज का नमक, 1-2 आदमी 17 साल, 18 साल, 20 साल के बाद भी आके बाहर कोई उल्टा सीधा काम करता है। जब इतने लोग बाहर आ जाएंगे, वो जब कुछ इस किस्म की बातें करेंगे बार बार, फौज की बातें गलियारों में नहीं की जा सकती, सारी बातें थोड़ी शेयर कर सकते हैं। एक किसी भी इंसान को 10 आदमियों को खुश रखना और उनको बोलना चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, कारगिल क्या था? चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड था साहब। मतलब जब मैं मॉस्को में था, जो मेरे साथ लोग मानने को तैयार नहीं थे, मैं लेफ्टिनेंट कर्नल था वहाँ उस टाइम पे, और मेरे साथ और असिस्टेंट मिलिट्री, वो कहते थे बिशंबर ये तो चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड है, हाउ कैन यू पीपल डू दैट? आई सेड वी आर इंडियंस, हमारा नौजवान है, वो करेगा। हम पहले भी करते थे बहादुरी। यहाँ जब हमें हमारे गुलामी हुई ना, जब भी बहुत बहादुर लोग थे, इंडिविजुअल बहुत ब्रेव थे। ऐसा नहीं है कि भाई मुगल से इंडिविजुअल लड़ने को तैयार नहीं थे, खिलजी से लड़ने को तैयार नहीं थे, गजनी से लड़ने को तैयार नहीं थे, तब भी लोगों ने बहुत बलिदान दिया। लेकिन लोग ऑर्गेनाइज नहीं थे और पैशन जैसे डेवलप किया जाता है वो नहीं था। तो ये बड़ा टाइम लगा साहब, इसको मतलब छोड़ दीजिए, मेरा मानना है। सर 2-3 सवाल है। पहला सवाल तो ये कि जो अग्निवीर स्कीम को लेकर जो सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है, जितनी मेरी बातचीत है तमाम वेटरन्स और तमाम उन लोगों से जो सेना से किसी न किसी रूप से जुड़े रहे, सबकी चिंता यही रही प्रथम दृष्टया कि नाम नमक निशान का कल्चर ख़त्म हो जाएगा सेना में। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज के वक्त में जो मॉडर्न वॉर हो रहे हैं,
मैं ये क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं कि 35-40 साल का एक अफसर रैंक का अधिकारी कम काबिल है, लेकिन जहां मॉडर्न वॉर्स की बात आ रही है, जहां ड्रोन, नैनो ड्रोन से अटैक्स हो रहे हैं, माइंस वॉर खत्म हो रहे हैं, टैंक वॉर खत्म हो रहे हैं, तो वहां अगर ये यूथ 4 साल के लिए भी आ रहा है, तो क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है कि नई तकनीक को ज्यादा आसानी से एक्सेप्ट कर सकते हैं? और दूसरा इसी सवाल में आगे बढ़ाते हुए कि जो बार बार कहा जा रहा है कि 6 महीने 6 महीने 6 महीने, तो उसमें से जो 25% को हमें रिटेन करना है, उसको तो आगे फर्दर ट्रेनिंग दी जाएगी, जिस चीज के लिए भी हम उसकी मास्टरी कराएंगे उसमें। तो मतलब उसको आप 23 साल के बाद फिर आप एक्सीलेंस की तरफ लेके जाओगे, फर्दर ट्रेनिंग कराओगे, जिनको हम 20-25% रिटेन करने की बात है, तो उसको फिर आप ट्रेन करोगे दोबारा से, क्योंकि अब तक तो चारों इकट्ठे थे, किसी को आप सेलेक्ट, किसी को नहीं सिलेक्ट कर सकते, पहली बात तो ये है। तो फिर एक दोबारा से उसकी रिसाइकलिंग होएगी। और दूसरी बात देखिए टेक्निक्स है साहब, मैंने खुद बोला आपको, अगर तकनीक ही बढ़ रही है ना चीजें, तो एक 4 साल का आदमी उनमें से जो बिल्कुल हाफ बेक्ड ट्रेंड है वो टेक्निकली ज्यादा साउंड होगा या नॉर्मल भी तो आप मैट्रिकुलेट लेते थे, नॉर्मल भी आप 12th क्लास लेते थे, नॉर्मल तो उसको आप बल्कि 18 महीने ट्रेनिंग देते। जैसे मैंने खुद कहा, अरे हमारे लड़के जो, अरे एयर डिफेंस भी तो मैन कर रहे हैं हमारे लड़के, कंप्यूटर वो अब तक भी तो मैन कर रहे थे, रडार भी तो मैन कर रहे थे, यही लड़के 4 साल का लड़का। अगर आप सोचते हो, देखिए क्या कहती है स्कीम, इसको 12th क्लास पास का सर्टिफिकेट दे देंगे, इसको स्किल दे देंगे और इसको निधि दे देंगे, 3 चीज लेके आएगा साहब। क्या क्या करेगा वो, मतलब फौज की पूरी कार्रवाई करेगा, ड्यूटी करेगा, इतना 4 साल में स्किल्ड हो जाएगा, जो आज के दिन आपके पास 10 साल 11 साल 12 साल। आप बताइए, मैंने कहा आपके आप छोटा, आप लोग न्यूज वाले हो, मैं पिछले 2 साल से कह रहा हूं साहब, एक दिन जाइए पार्लियामेंट हाउस पे, जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ड्राइवर्स हैं ना साहब, उनकी पूछ लीजिए भाई कितना एक्सपीरियंस है। अगर आपको 4 साल, अगर आपको एवरेज उनकी 9, 8, 10 साल नहीं मिले तो मुझे बता देना। वक्त लगता है एक्सीलेंस करने में, आपके कैमरामैन को वक्त लगता है इस पे एक्सीलेंस पाने में। भाई टैंक की ड्राइविंग तो सिंपल बात है, ड्राइवर बनने में मेन रोड पे एक्सीलेंस लगता है। तो टेक्निक जितनी आ रही है उसके लिए तो और भी अच्छी बात है, क्यों तो रिफॉर्म करने तो क्यों ना कीजिए। 10th क्लास पे लीजिए, यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लाइए। हम कहते हैं आप लोग, आप देश आगे की सोचे ना। इंडिया में क्या पूरे स्टेट्स में एक जैसी एजुकेशन है? क्या केरला में, बिहार में इधर 10th क्लास की एक जैसी नहीं है ना। हम लोग उस 18 महीने में उसको, 9-10 महीने में उसको वो एक लैंग्वेज सी भी सिखाते थे ना। तो भाई आप लाइए ना, आप 10th क्लास के बच्चे को लीजिए, 2 साल बेसिक ट्रेनिंग कीजिए, उसको यूनिफॉर्म एजुकेशन लेवल पे लाइए, यूनिफॉर्म फिजिकल लेवल पे लाइए, और फिर उसको 15 साल नौकरी करने दीजिए। क्या प्रॉब्लम है? आपकी सेना सबसे मजबूत होगी दुनिया में आने वाले सब, किसी को नहीं पता। आप क्या पता कल भारतीय सेना को फैसला करवाना पड़ जाए यूक्रेन और अमेरिका का, क्या पता यूक्रेन और रशिया का, क्या पता है फ्यूचर का। जो लोग सिक्योर, मैं देखिए बहुत लोग बुरा मान जाते हैं, अगर अशोका जी ने, अशोका दी ग्रेट ने उस दिन हथियार डाल के और पूरी पीस नहीं की होती, तो मेरा मानना है भारत कभी जो है ना, कभी भारत गुलाम ही नहीं होता। अगर उस तरह जो अशोका की फोर्सेस थी, अगर हम उसी तरह से सिक्योरिटी और डिफेंस में, हो गया यार, आपने लड़ाई की है यार, संधि के लिए नहीं माना अगला, और आपने आपस में लड़ाई की है, धराशायी कर दिए, लोग मार दिए यार, तो अब क्या बौद्ध बन के और भाई पूरे देश को मतलब वो कर दो। अगर इस ये कल्चर रहता, मेरा मानना यह है कि पौरस जो है वो जीतता, मेरा मानना ये, ठीक है ना। ये कल्चर जो है, ये कल्चर देश के अंदर, एक खासकर जिस देश का कल्चर अहिंसा का हो, जिस देश में, अब देखो ना अमेरिका में 2 ऐसे लोग पिस्टल ले, यहां कोई दिखता है? यहाँ मतलब कोई भी, जिसकी सोच ऐसी हो, हमारी सोच इतनी मतलब अच्छी है, हमारे विचार और हमारी संस्कृति इतनी अच्छी है, सभ्यता इतनी अच्छी है, तो फिर हम सेना ऐसी मजबूत रखें कि लोग कहें ये लोग तो बिल्कुल बौद्ध है अंदर, लेकिन सेना है जो घुसने नहीं देगी, जो खदेड़ देगी। तो मेरा मानना ये है, इसमें मतलब कोई दो राय नहीं हो सकती कि जो भी कोई लोग अपने विचार रख रहे हैं, आप स्टडी करते, आप एक पायलट प्रोजेक्ट लगते, आप धीरे धीरे उसको इंट्रोड्यूस करते, आप टेक्निक अगर सिखानी है, अगर फ्यूचर टेक्नोलॉजी का है, अगर फ्यूचर ड्रोन्स का है, पहले तो आज भी टैंकों का फ्यूचर है, ऐसा नहीं है, क्योंकि यूक्रेन की लड़ाई, यूक्रेन और रशिया से कुछ सीखते ना।
अच्छा, और इजराइल से सीखते हैं। इजराइल भी कह रहा है इंडिया से कुछ दे दो, भेज दो कुछ लोग। साहब फुट्स ऑन ग्राउंड 4000 जब किलोमीटर आपका बॉर्डर है ना अनसेटल्ड चाइना के साथ, और आपकी एलएसी इतनी अनसेटल्ड है, और आप कहते हो हम पीओके लेंगे जहां चाइना इन्वेस्टमेंट करे जा रहा है, और आप कहते हो हम पीओके हमारा है। अगर लेना है ना तो फिर कुछ विजिबल होना चाहिए, दुनिया को ऐसी चीजें मत दिखाओ, मेरा मानना है। और सबसे बड़ी बात है, यू आर टैक्सिंग योर आर्मी। हम 2 साल से डिबेट कर रहे हैं ना, इमेजिन अंदर कितना कुछ चल रहा होगा। इमेजिन, मतलब मैं कह रहा हूं ना, एक सेंटर में जाके देखो, मेरे साथ परमिशन लो आप लोग, एक मेरे सेंटर में जाके देखो, 9 महीने को किस किस को काटा, किसकी बैरेक, किसका वो, भाई तमाम आपने टर्मोइल गलत टाइम पे कर दिया। और कहीं ना कहीं दुश्मन, भारत के दुश्मन आईएसआई, जब तक पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर नहीं गिरेगा, आईएसआई की दुम सीधी नहीं होगी, ये मान के चलो। और चाइना के साथ जब तक सेटलमेंट नहीं होगी, वो आईएसआई भी उसका टूल है, पाकिस्तानी आर्मी भी उसका टूल है, और वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी लोग भेजता होगा। तो इन सब से जब तक फैसला नहीं होता, आप कोई छोटी मोटी रिफॉर्म मत सोचिए। अगर आपने रिफॉर्म करना है तो जैसे मैं कह रहा हूं, 10th क्लास में लीजिए, ऑफिसर को भी यंग लीजिए, 10th क्लास में लीजिए। जन जोशी 10th क्लास में फौज में गए थे, क्या काबिल जनरल थे साहब, जिन लोगों ने, अरुण खेत्रपाल 2nd लेफ्टिनेंट 10th पे गए थे। आप 10th पे लीजिए। बच्चा जो है, हमारे सैनिक स्कूल्स हैं, वो इन्फर्मरी है, मैं सैनिक स्कूल से आता हूँ। पहले 10th क्लास के बाद हम लोग सैनिक स्कूल से यहाँ जाते थे, फिर हम 11th क्लास के बाद जाने लगे। एजुकेशन सिस्टम चेंज होता गया, किसी ने स्टडी की नहीं, आपने फौज में इनटेक भी बढ़ा दिया, तो नेचुरली जब 2 साल बाद जाने लगे तो उसमें 1-1.5 साल और ऐड हो जाता है, तो 3-3.5 साल लेट हो गया, तो आपका ऑफिसर जो है वो 40 ईयर्स पे कमांड करने लगा था। तो सुब्रमण्यम स्वामी का कमांडिंग ऑफिसर शुड बी यंग। जब आपने कमांडिंग ऑफिसर यंग किया, हमने एक्सपीरियंस से बड़ा किया था, वो उसका एक्सपीरियंस कम हो गया। आपने डिकॉटमी कर दी। होलसम रिफॉर्म्स of Indian armed forces have not been thought through. If you want to think through is, you will have to think through differently and not like this. ये नहीं हो सकता जिस तरह से आपने किया है। ये मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ इसे पॉलिटिकल मुद्दा बना के गलियों में भटका दो। मैं कह रहा हूँ स्ट्रैटेजिक थिंकर्स, इस देश का भला चाहने वाले लोग, इस देश के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो डिफेंस एंड सिक्योरिटीज हैं, उनको इस पे सोचना चाहिए, गहराई से सोचना चाहिए। इसी पर एक बार जो बात हो रही है स्किल को लेकर, और ये तो पहली बात ये कि सेना के अंदर से जो भी बातचीत होती है, स्कीम में खामियां हैं, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन बार ये कहना, जब पॉलिटिकल पार्टियां या अपोजिशन पार्टियां जो है वो ये कह रही हैं कि आप 4 साल के बाद एक हाईली ट्रेन्ड बंदे को सोसाइटी के लिए सोसाइटी में डाल दोगे आप, तो वो कुछ भी कर सकता है, ऐसी जो बात कही जाती है। तो पहला सवाल तो ये कि क्या इस तरह की बातें करके सेना के डिसिप्लिन पर सवाल नहीं खड़ा किया जाता है? क्योंकि जब सेना से कोई भी सीनियर ऑफिसर या फुट सोल्जर ही रिटायर्ड होकर वो आते हैं, तो वो अपनी सोसाइटी में जहां रहते हैं वो एक डिसिप्लिन वाली जीवन जी रहे होते हैं। लोग उनको देखते हैं, मोटिवेट होते हैं कि सुबह के 5 बजे उठे, वो अभी जॉब के बाद भी वो अपना उनका एक स्केड्यूल बना हुआ है, उसको फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरह की बात करके कि हाईली ट्रेंड सिविलियन को आप ऐसा कर रहे हैं, सोसाइटी में भेज दे रहे हैं 4 साल बाद, तो खतरा होगा। और दूसरी बात कि ये जो बार बात कही जा रही है कि 4 साल के लिए लेंगे और इसमें से हम 25% रिटेन करेंगे, तो ये तो एक अगर ऊपर से देखा जाए तो ये तो अच्छा है कि हम सिर्फ और सिर्फ क्रीम सोल्जर रिटेन करेंगे, जिसके अंदर ज्यादा बेहतर पोटेंशियल होगा अमॉन्ग हंड्रेड्स, उनको हम रिटेन करेंगे, तो ये तो अच्छी बात है। इससे तो सेना और पावरफुल होगी। देखिए, अगर ऐसे सेना पावरफुल होगी तो आपने जो रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर था ना हमारा, वो काफ़ी फूल प्रूफ था। उसको आप बिल्कुल उसको आज तक जो रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर था, उसके हिसाब से जो ट्रेनिंग थी, उसके हिसाब से जो आप लोगों ने लिए, वो सैनिक कहीं कमज़ोर नहीं थे। ये गलत सोच है, क्योंकि हम लोगों ने बोला कि अच्छा यंग होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप 4 में से 1 आदमी लेंगे ना, तो पहले ऑफिसर से स्टार्ट कीजिए। आप असली तो इस सेना की लीडरशिप करने वाला ऑफिसर है। वो तो आप कह रहे हो 100% ऐसे कैसे नेशनल डिफेंस एकेडमी से आएगा। वो तो आप शॉर्ट सर्विस वाले को 5 साल के बाद छोड़ने को तैयार नहीं हो, 14 साल पे लेंगे। सब मैं बोल रहा हूं ना, जब किसी चीज का गलत, किसी बात को सिद्ध करने के लिए आप तर्क दोगे, तो इन तर्कों में खामी पाई जाएगी। आपको मैं सच बता रहा हूं, मतलब मैंने यूनिट में देखा है, मेरे
मैं आपको रेजिमेंटेशन का आप मतलब नहीं समझ पाएंगे। रेजिमेंटेशन के कैसे डिसिप्लिन था साहब। मेरे फादर की डेथ हुई 65 वॉर में साहब। सबसे पहले आने वाले मेरे रेजिमेंट से लोग थे। अगर मेरे फादर उस रेजिमेंट से 4 साल बाद आगे होते, 4 साल बाद, तो उस रेजिमेंट में इस किस्म का दस्तूर होता तो कैसे रेजिमेंटेशन होती? मतलब क्योंकि उन्होंने 26-27 साल की डेडिकेटेड सर्विसेज दे रखी थी, तो रेजिमेंट को लगता है बच्चे। यही नहीं, हम लोगों के बच्चों की ट्रेनिंग कराएगी कि अच्छे स्कूलों में जा सके। हमें जब तक हम लोग ऑफिसर्स नहीं बन लिए, उस रेजिमेंट ने हमारा दामन, वो पूना ऑफिस ने हमारा दामन पकड़ के रखा है। हमारी माँ को कभी लगा ही नहीं कि मतलब हमारे पिताजी जो है वो माता, हमारी माँ अकेली है। ये रेजिमेंटेशन है साहब। ये बाकी तरह की एक जवान 4 में से काबिल लोगे तो साहब मैं कहता हूँ कि 4 ऑफिसर में से 1 ऑफिसर लेके देखिए और फिर डिसिप्लिन देखिए फौज का। अब 4 में से 3 जवान को भेज रहे हैं आप बाहर। एक 33 साल 35 साल पे जब आदमी आता ना मैच्योर, जब 17 साल डिसिप्लिन होके आता, और एक आप कह रहे हो 6 महीने ट्रेनिंग की, छुट्टी की, 2.5 साल बाद अनसर्टेनिटी आ गई लाइफ में, और फिर वो एकदम से बाहर आ गया और आप सोच रहे हो वो वही रूटीन फॉलो करेगा। कितने लड़के हैं जो एनसीसी के बाद वही रूटीन फॉलो करते हैं साहब। आपने फौज को, कोई कह रहा है एक्सचेंज है ये, मतलब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, कोई कह रहा नहीं साहब ये एनसीसी की तरह है, कोई कह रहा नहीं साहब इस देश में साथ। ऐसे बहुत सुनते थे, हर आदमी को सेना में जाना चाहिए, भारत डिसिप्लिन हो जाएगा। अरे साहब सेना को डिसिप्लिन रहने दो। भारत अपने आप नौजवान भारत है, यंग इंडिया है, बहुत चीज़ों के दौर में चर्निंग प्रोसेस है। देखिए मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, ये मानना पड़ेगा कि जब कोई भी मुल्क 140 करोड़ का मुल्क जब डेमोक्रेसी में जाता है ना, जहां हर किसी की एस्पिरेशंस हों, हर किसी को एक्सप्रेशन का मौका दिया जाए, हर किसी को बढ़ने उगने का मौका दिया जाए, वहां भाई भतीजावाद ये भी सब होगा, बहुत कुछ होगा। ये चर्निंग प्रोसेस है, ये भी होगा। कभी एक पार्टी आ जाएगी, कभी 10 पार्टियों सरकार बना रही, रीजनल एस्पिरेशंस भी आएंगी, ये होगा। आप लोग पत्रकार हो, आने वाली पीढ़ी के यहाँ बच्चे बैठे जो आने वाली पीढ़ी चले के जानी है, जैसे 50 साल बाद भारत को मजबूत करना है साहब, ये सब होगा। ये चर्निंग प्रोसेस का पार्ट है। इस चर्निंग प्रोसेस के पार्ट में ये स्वाभाविक है। लेकिन ये कह देना कि वो फौजी आएगा, कुछ लोग कह देते हैं वो आएगा, वो क्या है, वो गैंग में ज्वाइन कर जाएगा। यार वो क्यों ज्वाइन करेगा, इधर बतेर घूम रहे, ऐसी बातें। बिल्कुल मैंने बोला ना, जब आर्ग्यूमेंट को लोग अपनी को सच बताने के लिए, कोई कहता है देश डिसिप्लिन हो जाएगा, दूसरे कहते हैं नहीं वो आएगा उसको कोई भी एनरोल कर लेगा, तीसरे कह देते नहीं वो तो अडानी अडवाणी की सिक्योरिटी में जाके आएगा। भाई एक गलत तरीके। मेरा मानना ये है, और मैंने कहा ना 2.5-3 साल के बाद इमेजिन हर साल लड़के आएंगे 20-25 हज़ार, और सेना की बात करेंगे, वहाँ खाना कैसा था, वहाँ नहीं वहाँ ऐसे काम करा देते, वहाँ जबरदस्ती भी करना पड़ता है, वहाँ करना पड़ेगा भाई, देश की सुरक्षा है। हम लोग तो वो लोग हैं जो कह रहे थे कि भाई जो भी ट्रेडिशंस हैं उनको मत तोड़ो, क्योंकि उससे मजबूत बने ना। 62 वॉर किसने लड़ी? एक इमेजिन करो, सन 47 में हमारा देश नया नया बना था, वो साला पाकिस्तान ने वो पूरा जम्मू और श्रीनगर और एयरपोर्ट तक आ गया था। अचानक वो महाराजा अपनी सोच विचार में लगा रहा। अब वो कहता है नेहरू जी की गलती है, वो मुझे नहीं पता जिसकी गलती है, पर देश पे तो आफत आई। कहाँ तक लेके गए वो लोग? क्योंकि एक रेजिमेंटेशन सिस्टम था। किसी ने कहा ये फलानी सिख बटालियन को डाल दो, वहाँ फलानी कुमाऊं बटालियन को डाल दो। वो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर डाली वहाँ उन्होंने खदेड़ देगा। और साहब तब तक वो लेह में भी आगे थे, कारगिल में भी आगे, इन पे भी दूसरे रूट से भी गए जहाँ अब टनल बन रही है, तो वो उसको धकेला ना। तो ये जितनी तर्क हैं कि वो फौज यहाँ के डिसिप्लिन कर देगा, मैं नहीं मानता। अगर डिसिप्लिन करना है तो शुरू से शुरू करो, आप एनसीसी स्टार्ट कर दो 5वीं क्लास से, होगा देश डिसिप्लिन। सब डिसिप्लिन के लिए तो यहाँ पहले इतने वो कहते थे आश्रम्स थे और वो अपने योगा करते थे और गुरुकुल थे। डिसिप्लिन के लिए कंट्री के अंदर टॉप से स्टार्ट होएगा, टॉप से। मतलब हर आदमी, अगर किसी को ये सोचना है कि भाई डिसिप्लिन लाना है देश में, तो हर आदमी को खुद दिमागी तौर से डिसिप्लिन होना पड़ेगा, वरना कोई ये, और ये भी नहीं हो सकता कि वो आके यहाँ शहर में बोलो किसी गैंग में जो है, ये सब गलत तर्क, बहुत कमज़ोर तर्क हैं, मेरा मानना ये। लॉजिकली सोचो, ऐसा नहीं होता है कि भेड़ चाल, पर हाँ डिस्कस होएगी फौज, हर लोग
इस डिपार्टमेंट में 2-3 आदमी पुराने फौजी बैठे हुए इधर गार्ड पे, इधर उधर कहीं, वो यही बात करेंगे, फौज में ऐसे होता है, फौज में, उसको पता ही कुछ नहीं है 3 साल में क्या होता है, कैसे हुआ था, क्या हुआ था, वो आके एक स्टोरी स्टार्ट कर देगा। Barracks, let people be in barracks. When India is 150-year-old strong, when our diplomacy is so strong that a messaging by diplomacy says our citizen is sitting in Algeria, he is sitting in America, he is an Indian citizen, छूना मत। जिस दिन देश की ये दहशत आ जाए दुनिया के अंदर, मैं कहता हूं आप अग्निवीर क्या कोई भी वीर ले आना। आपने रेजिमेंट की बात की, 2 मांग लोकसभा में उठाई गई। एक पिछली लोकसभा में आजमगढ़ के सांसद थे दिनेश लाल यादव निरहुआ, उन्होंने कहा कि अहिर रेजिमेंट बनना चाहिए। नगीना से सांसद चुनकर गए हैं आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद, वो कहते हैं कि चमार रेजिमेंट बनाया जाना चाहिए। इन पर आपका क्या ख्याल है? देखिए, मेरा कहना ये है कि जो बननी चाहिए ना सेना के अंदर से आवाज़ आने दो। जो लोग चला रहे हैं ना, जो लोग चला रहे हैं, आप राजनीति चला रहे हो, आप लोगों को चला रहे हो, आप पॉलिटिक्स चला रहे हो। सेना के लोग तो बाहर आके नहीं बोलते ना कि साहब ये डीसी ऐसे क्यों नहीं कर रहा, वो एसपी क्यों नहीं। एक वो फरार पिक्चर बनी थी, उसको आखिर कोर्ट ने क्यों छोड़ दिया कि ये मानसिक, वो क्या नाम था वो अपना हीरो जो था वो नाना पाटेकर को, कि भाई मानसिक ही है, इसने क्यों ले लिया। साहब हमारे अंदर से हमारी खामियां, हमारे अंदर जो वीकनेसेस हैं, हमारे अंदर जो मॉडर्नाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, रेजिमेंटेशन का, हमारे अंदर से हमारे ऑफिसर्स बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। हमारा एक प्लेटफॉर्म है आर्मी कमांडर्स का, आप उसको स्ट्रेंथन कीजिए। जो हमारी एग्जिस्टिंग सिस्टम्स है ना, उसको स्ट्रेंथन कीजिए। हमारे चीफ्स को आप ऑनर दीजिए, जो आप हमारे चीफ्स को ऑनर दीजिए। देश को लगे भाई आर्मी का चीफ खड़ा है, हाँ सेनापति खड़ा है हमारा। वो अभी तक भारत जिस दिन आ जाएगा ना अमेरिका के लेवल पे, या मिस्टर जनरल, तब ले आना भाई। अभी भारत उस मानसिक उस लेवल पे पूरा का पूरा 140 करोड़ लोग उस मानसिक लेवल पे नहीं आए हैं। तो आप उसकी इज्जत कीजिए, मान दीजिए उसको, और आप बाकी ये मुद्दे सेना पे छोड़ दीजिए। उनको आईर रेजिमेंट चाहिए वो मांगेंगे, उनको अगर कोई भी रेजिमेंट चाहिए वो मांगेंगे, लेकिन पॉलिटिशियंस को कुछ चाहिए क्योंकि जनता मांगती। मैं ऐसे आता हूँ जहाँ मेरा अहीरवाद है, वहाँ मेरे बड़े फॉलोअर्स हैं, बिकॉज एक सर्विसमैन से मैं इंटरेक्ट करता हूँ। वो हर रोज़ कहते हैं साहब हमें अहीर रेजिमेंट चाहिए। तो मैं कहता हूँ सेना से, मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, जब हम सेना में थे, सेना में किसी ने नहीं बोला ये चीज़ चाहिए। अब कुछ लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं। तो अगर पॉलिटिकल लीडरशिप को ये फील होता है कि भाई आपको ये रेजिमेंटें चाहिए क्योंकि पॉलिटिकली आवाज़ है, जनता की आवाज़, तो आप सैंक्शन कर दीजिएगा। फौज ट्रेन कर देगी उनको उसी तरह से, और फौज उनको आगे बढ़ाएगी। रेजिमेंटेशन को मत छूइए। मेरा मानना ये है कि अगर आपने और रेजिमेंट ऐड करनी है आप कर दीजिए, पर अग्निवीर से रेजिमेंटेशन वीक हो रही है, मेरा मानना ये है। बहुत शुक्रिया सर, आपने जो अग्निवीर पर इतना इंसाइट हमारे साथ शेयर किया, तो एक हमारा एक और दिमाग साफ हुआ अग्निवीर स्कीम को लेकर। आपने अपनी बातों में अशोक और बुद्ध का भी जिक्र किया। मुझे याद आया 1974 में जब पोखरण में परमाणु परीक्षण पहला हो रहा था, तो बुद्धा इज स्माइलिंग, बुद्ध मुस्कुराए, उसका कोड वर्ड था। तो भारत ने तो ये हमेशा सीख देने की कोशिश की है कि बुद्ध हैं, लेकिन हमारे डिफेंस फोर्सेस हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्कुल कैपेबल हैं। एक राजनीति के तहत एक सवाल होता है, चूँकि आप फ़ौज में तब थे जब 2014 के बाद मोदी सरकार नहीं आई थी, उससे पहले भी आप फ़ौज में थे। लगातार ये कहा जाता है कि पहले की सरकारें फ़ौज के ऊपर ध्यान नहीं देती थीं, उनके ऊपर बजट नहीं खर्च करती थीं। आज की सरकार ज़्यादा ध्यान देती। क्या इस तरह का सरकारों का था, पहले की सरकारें फ़ौज पर ध्यान नहीं देती थी? नहीं, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। एक धारणा है, तभी मैं कह रहा हूँ इसको पॉलिटिसाइज मत करिए, वोट बैंक में मत बनाइए फ़ौज को। ऐसा नहीं था। मैंने बोला ना 1991 में 590, आप चेक करो, मैं बैठा हूं जब तक चेक करो गूगल पे जीडीपी क्या थी। और आप देखो एक प्रधानमंत्री था जिसने कहा 60 बटालियन राष्ट्रीय राइफल की सैंक्शन कर दी उसने। लॉर्ड ब्लेस हिज सोल, नरसिम्हा राव ने माइनॉरिटी गवर्नमेंट के साथ आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा दिया। उसी साल में जम्मू एंड कश्मीर को बचाने के लिए 60 RR बटालियन सैंक्शन कर दी। बटालियन हेडक्वार्टर्स के ऊपर, हमारे यहाँ सेक्टर हेडक्वार्टर्स बोलते हैं, वो सेक्टर हेडक्वार्टर्स 7 सैंक्शन कर दिए, और साथ में 3 उनके बड़े हेडक्वार्टर, 5 हो गए टोटल। वो डोडा, यूनिफॉर्म,
विक्टर फोर्स, ये सारी फोर्स हेडक्वार्टर्स क्रिएट कर दिए। साहब किसी ने भी नहीं कहा। आज देखिए हम कहते हैं, अब बार बार ये क्यों कहते हैं कि साहब रफेल आ गया तो ये सरकार, साहब जब ये सरकार आई रफेल की ट्रायल्स खत्म हो चुकी थी। और क्योंकि मैं कुछ मुद्दे स्पष्ट बोलता हूँ, कुछ लोग कहते हैं शायद मैं, क्योंकि मेरे उस पर लिखा हुआ है, मैं गांधीयन मैंने लिखा हुआ है, मैं गांधी जी का बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोवर हूँ, उसकी अपनी एक हिस्ट्री है। द फर्स्ट मैन इन द वर्ल्ड जिन्होंने सॉफ्ट पावर को, सॉफ्ट पावर, भारत की सॉफ्ट पावर को ऐसा यूज किया कि जो उस टाइम की सुपर पावर थी उनको नहीं समझ में आया क्या करें, वो तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल देगा साहब सॉफ्ट पावर का, समाज को जोड़ने का, और आवाज को कैसे उठाना है, और सॉफ्ट पावर। तो उस मुद्दे पर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा वो स्टेटस लिखा है, लोग सोचते हैं शायद मैं कोई कांग्रेस के पक्ष की बात कर रहा हूँ। नहीं साहब देखिए, आज रफेल आए ना, और 2204 Su-30 MKI कौन लेके आया, वो भी तो बहुत मॉडर्न एयरक्राफ्ट था 2004 में। देखिए ना 5 में क्या एयरक्राफ्ट है साहब, और उसकी प्रोडक्शन। जो मिराज 2000 यूज किया बालाकोट स्ट्राइक के लिए, उसका किसने अपग्रेड प्रोग्राम, उसका और क्या कॉस्ट थी, किसने सैंक्शन किया साहब? हम वाजपेयी सरकार के तहत एक ग्रोस्को हमने डील साइन की थी जिसका एक छोटा सा बजट था साहब। उसको ग्रोस्को से सम्राट बनाने में, विक्रमादित्य बनाने में क्या वो आप लोग, हम बार बार एंटनी साहब को बहुत कुछ बोल जाते हैं लोग बार, उन्होंने कितनी सैंक्शंस की होंगी, कितने मतलब वो दायरे में आ सकते हैं उसको, उस रूप को अगर आप 3 टाइम्स उसकी कॉस्ट बढ़ जाए और उस कॉस्ट को करें और उसको मॉडर्नाइज करें साहब, ये कोई तर्क नहीं है। सेना में जो सेना की रिक्वायरमेंट्स थी उस हिसाब से जो है, मैं समझता हूं हर सरकार ने तवज्जो दी है। मैं मानता हूं 1950s में शायद दुनिया का दौर अलग था, भारत बहुत कठिन समय से गुजरा होगा। 1967 में जब अकाल पड़ा था अपने बिहार में, तो हमारे सैनिक स्कूल में हम एक वक्त का भोजन नहीं करते थे और उसका ड्राई राशन वहाँ बेचते थे। देश बहुत डिफरेंट दौर से गुजरा सन 50 में, एक ह्यूज चर्निंग प्रोसेस, लोग अपनी रियासतें छोड़ने को तैयार नहीं थे। आप राजा साहब चले गए लेकिन लोग आपके दरबारी अभी भी, एक देश बहुत डिफरेंट दौर से था। हमारे साथ एक 1962 हो गया, भारत का सैनिक बहुत बहादुरी से लड़ा साहब, इसमें कोई शक की बात नहीं है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जहां हमारे एक शहीद, एक अमर हुआ जवान, नौजवान एक अमर हुआ, वहां उनके हमने कम से कम भी 10 अमर किए। वो नई स्टैटिस्टिक्स दूसरी बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हर दौर में हर जो भी कोई देश का, आखिर वो इस देश का प्रधानमंत्री है यार, आपको बना दूं कल आप भी यही सोचेंगे मेरे देश का भला, मेरे लोगों का भला। अब आप नहीं कर पाते कुछ चीजें, तो कुछ एनवायरमेंटल साहब, इन सरकार को बड़ी फॉर्चुनेट सरकार है। 2014 में थंपिंग मेजॉरिटी दी, 2 को ने दी ना, और 2019 में ओवर थंपिंग मेजॉरिटी दी। आप किसी ये मनमोहन सिंह जी को दे देते, उन्होंने भी तो बगैर माइनॉरिटी गवर्नमेंट होते हुए वो भी तो न्यूक्लियर डील करके चले गए ना। कितनी दिक्कतें आई होंगी। तो साहब जिस किस्म से आप देश को, मेरा मानना ये है कि ये सब जो है कि भाई वो सरकार ये करती थी, ये बहुत दिन टीवी डे पे चला और हमने पूरी छूट दे दी, ये छूट दे दी। मैं कहता हूँ यार, जो पुराने जनरल्स हैं उनमें से कुछ पॉलिटिशियंस भी हैं, उनको बुला के पूछो उनका किसने हाथ रोका था किस चीज़ में। तो ये सब मेरा मानना, मैं नहीं मान सकता ये चीज़। हम 1971 में जब T-72 की ज़रूरत थी T-72 ले आए, जब हमें BMP की ज़रूरत थी BMP ले आए, जब हमें मिसाइल प्रोग्राम 1980s में लॉन्च करना था मिसाइल प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, जब हमने अपना T-90 टैंक लेना था कोई T-90 टैंक ले आया। मैं टैंकिस्ट हूँ तो टैंकों की बात कर रहा हूँ, एयरक्राफ्ट की बात कर सकता हूँ साहब। जब MiG-21 की ज़रूरत थी तो कोई MiG-21 ले आया, जब MiG-29, MiG-27, Su-30 और इन सब की जरूरत आई वो ले आए, जब आपको जागौर की आवश्यकता थी, जब आपको मिराज की, कोई लाया ना साहब। ऐसा नहीं है, ऐसा मान लें। मैं कहता हूं अगर कहीं ज़रूरत है तो जो हमारा स्टेटस है उसको अपग्रेड कीजिए। आपने साहब 3 स्टार 4 स्टार आज तक आप ये नहीं कर पाए, आपका CDS क्या होगा, आपके नीचे डिपार्टमेंट्स क्या होंगे। आप आज भी डिफेंस सेक्रेटरी जो है वो, उनके नीचे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो इजीली किसी CDS के नीचे, मेडिकल हेल्थ है, बताओ डिफेंस सेक्रेटरी का हेल्थ सर्विसेज ऑफ आर्म फोर्सेस से क्या लेना देना है, CDS के नीचे क्यों नहीं आ जाती। जो हमारी पूरी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं, तीनों सर्विसेज की जो हमारी ऐसी चीज़ें, तो वो बड़े लंबी चीज़ें हैं साहब। मेरे से जितनी बातें करोगे उतना मैं कुछ लोगों को नाराज़ कर दूंगा। मेरा मानना ये था पहले दिन से, अगर आपने पहली बार NDRF नेशनल डिजास्टर वो बनी थी ना, तो जनरल जो हमारे रिटायर्ड चीफ थे
उनको आपने उनका हेड बनाया, राइट, और आपने उनको स्टेटस दिया मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मेरा मानना ये, अगर आपको जेन्युइन सीडीएस देना था ना, उसको मिनिस्टर ऑफ स्टेट का दर्जा दे दिया। और फिर जो सीडीएस के ऑफिस है ना, उसमें जो ऑफिसर्स हैं, उनको बार बार 3-3, 4-4 महीने गवर्नमेंट के पास नहीं जाना चाहिए कि ये एडिशनल सेक्रेटरी है, ये जीएस है। वो आया तो वो अब फर्स्ट डे से ही स्टार्ट फंक्शनिंग। तो साहब ऐसी चीज़ें, मतलब बहुत रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। और मैं किसी सरकार की मंशा, आज की सरकार की मैं मंशा पे कभी वो नहीं लगाता। सरकार, आप मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर कोई भी किसी पॉलिटिकल पार्टी वर्कर कहता हमारे प्राइम मिनिस्टर, नहीं, हमारे सबके प्राइम मिनिस्टर। और मैं जो एक्स फौजी, मेरे लिए मेरे डिफेंस मिनिस्टर, मेरे चीफ आज भी चीफ हैं। अगर कल इस देश पे खतरा है, वो कहें हमें कुछ लोगों की जरूरत है, तो शायद मैं वॉलंटियर करूँगा, चीफ मेरे चीफ करेगा ना। तो हम डिफरेंट फौजी हैं, हम इन चीज़ों को बहुत डिफरेंट ढंग से देखते हैं। चलिए सर, लोगों को नाराज़ होने दीजिए, अगर कुछ लोग होते हैं तो, क्योंकि सत्य अप्रिय हो तो भी कहा जाना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। दूसरा सवाल मेरा सर ये है कि आप सैनिक स्कूल के प्रोडक्ट रहे हैं, और आजकल सैनिक स्कूल को लेकर एक चर्चा चलती है। सरकार ने नए सैनिक स्कूल 18 सैंक्शन किए, उनको एनजीओज़ के साथ और प्राइवेट स्कूलों के साथ एसोसिएट किया। एक उदाहरण है, पटना में केशव सरस्वती विद्या मंदिर को सैनिक स्कूल चलाने का परमिशन मिला, वो सैनिक स्कूल चला रहे हैं। आप चूँकि उसके पूर्व विद्यार्थी रहे हैं, क्या सैनिक स्कूल को प्राइवेट हाथों में दिया जाना चाहिए? क्या सैनिक स्कूल को जिस तरीके से पहले चलते थे सैनिक स्कूल, मिलिट्री सीधे उनको कंट्रोल करते थे, क्या वो पहले की परंपरा सही थी या अब की परंपरा सही है? देखिए, मैं सैनिक स्कूल से हूँ, और मेरा स्कूल के विद्यार्थी, सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल के जितने दोस्त होंगे वो बताएंगे, मैं पिछले 10 साल से रिटायरमेंट के बाद 8 साल उनकी ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। और कोविड के टाइम, उसके बाद 2 साल में बीमार था, नहीं था। और मैं उनकी जो लोकल बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी हर मीटिंग बाय 6 मंथली मीटिंग अटेंड करता हूँ। मेरा मानना ये है कि देश में जो पुराने संस्था पे जो 31 सैनिक स्कूल्स है, पहले आप उनको कंप्लीट, उनको रिविजिट कीजिए, उनको स्ट्रेंथन कीजिए। वहाँ क्या खामियाँ आई हैं, वहाँ मैंने कहा ना, वहाँ क्या एक नया कल्चर आया है। पेरेंट्स सैनिक स्कूल में डाल देते हैं, और 10th क्लास के बाद बच्चे को निकालना चाहते हैं, क्योंकि अब वो जो है वो ये अग्निवीर में भी होगा। अगर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाओगे तो ये होगा कि मैं जाता हूँ 2.5 साल बाद, मैं तो दिल्ली पुलिस में मेरे वहाँ है, मैं हरियाणा पुलिस में वहाँ, क्योंकि कठिन काम करना बड़ा दुर्लभ है साहब। फौज एक चैलेंजिंग लाइफ है, राइट। शाम को मतलब कितनी बार मेरी डॉटर का जब एडमिशन करवा रहे थे, मतलब जब शी वॉज इन मीडिया, और जब उसका हम एडमिशन करवा रहे थे, वो कमला नेहरू कॉलेज में एक नया स्टार्ट हुआ था वो मीडिया का, ये वो करके 12th क्लास के बाद हम पहले जैसे सब करते हैं, पहले साइंस करके हमने कहा बच्चा जिसकी कैपेबिलिटी उसमें डालें। तो ना मैं था, मेरी वाइफ थी, डोर टू डोर अपना कहीं इधर गई उधर गई, बिकॉज ऑफ पराक्रम था। तो मेरा मतलब फौज में जाना कोई आसान काम नहीं है। तो सैनिक स्कूल्स में भी जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं, उनमें 7th पे कमीशन की कुछ एनोमलीज हैं, राइट। उनके अंदर कुछ आपने कट कर दी। जैसे आजकल, पहले सैनिक स्कूल में जाते ही जो है हमारा एक कल्चर था, एम्प्लॉयज़ खर्चा कटने के लिए आपने कहा इसको कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दो। जब कॉन्ट्रैक्टर खाना खिलाने लग गया, तो आप जैसे बाहर जैसे बोर्डिंग स्कूल्स हैं ना, बोर्डिंग कॉलेजेस, जैसे कॉलेजेस हैं, हॉस्टल्स हैं, वहाँ कॉन्ट्रैक्टर को, तो कॉन्ट्रैक्टर अपने ढंग से खाना खिलाता है। स्कूल में एक कल्चर था जो कि नेशनल डिफेंस एकेडमी से मैचिंग था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये नेशनल डिफेंस एकेडमी की नर्सरीज थी। तो आपने उसमें जो चेंज है, पहले तो आप उसको पूरे को रिविजिट कीजिए, उसको रिवाइव कीजिए, और फिर अगर आपको और सैनिक स्कूल चाहिए ना, तो आप इसी ढांचे पे बनाइए। आप ये तो उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि बाहर मेरे को एक्रेडिटेशन मिल गया, सैनिक स्कूल की एक्रेडिटेशन मिल गई, मैं कहीं अपना सिरसा में हूँ, और वहाँ मान लो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी आने लगी, और वहाँ पे लोगों ने कहा साहब ज़रूरत क्या इतने खर्चे की, ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों तो रखा है, आप ये देखो यही सिस्टम बेटर है, तो उसको वो इसमें आ जाएगा, फिर वो पूरा का पूरा जो है गुल मिल के वो पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा। समझे मैं क्या कहने की कोशिश, मतलब उसकी जो खासियत है वो खत्म हो वो जाएगी। जो देखो ना साहब, सैनिक स्कूल से चले, और आज भी अगर मैं दिल्ली से उसके वेलफेयर के लिए, उसके वहाँ क्या मुद्दे हैं उसके लिए जा सकता हूँ, अपनी इस भागदौड़ जीवन से कोविड के बाद ठीक होने के बाद भी जा सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं पैशन है ना। ठीक इसी तरह फौज में पैशन है। हमारे यहाँ 10 मार्टिर्स हैं स्कूल के, कोई वो बेचारे यंग ऑफिसर्स, देयर वाज ए डिफरेंट कल्चर।
उस कल्चर को डाइल्यूट करोगे। होलसम कल्चर है। जब पार्लियामेंट का क्या है, पॉलिटिक्स का क्या है? होलसम कल्चर था ना, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज बोलते थे ना, आप लोग तो पत्रकार हो, है ना? पहले पार्लियामेंट्री लैंग्वेज का उल्लंघन करना कितना बड़ा, लोग कहते थे यार इसने, तो उस ये मर्यादाएं हैं, इनको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। मेरा मानना ये है कि इससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। वैसे ही हमारे यहाँ इतने आर्मी स्कूल्स हैं, अगर आपको करना था तो उन आर्मी स्कूल्स के भी बच्चे हैं, उनमें भी आप कुछ कोटा रख सकते थे। तो अब आपको कुछ प्राइवेट स्कूल्स को अगर सैनिक स्कूल का दर्जा देना है और उनका हौसला बढ़ाई करना है तो कुछ और दे दीजिए। नवोदया चलाए आपने, सेंट्रल स्कूल चलाए आपने, उनका भी एक और अगले नाम दे देते, उसका एक अलग मॉडल देते। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की सैनिक स्कूल सोसाइटी के तहत जो अरेंजमेंट्स 1961 की, जिस विजन पे ये स्कूल थे, आप या तो उस विजन को मेंटेन कीजिए, और अगर उस विजन को डाइल्यूट कर रहे हैं तो एक दिन ये स्कूल्स भी डाइल्यूट होंगे, मेरा मानना है। सर, जिस तरह से आपने बताया नाम नमक निशान, अग्निवीर पर आपने कई चीज़ें खुलकर बताई, लेकिन सर जिस तरह से जम्मू कश्मीर में इन दिनों हमले हो रहे हैं और हमलों में देखा जा रहा है कि वो पाकिस्तान का उसमें हाथ है, उस पर क्या कुछ कहेंगे? और दूसरा सवाल यहाँ हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर स्थानीय मददगार हैं, उन पे भी कुछ कमेंट करें आप। देखिए, स्थानीय मददगार तो हिंदुस्तान में बहुत डाइल्यूशन है फ़ौज के लिए। देखिए, हम तो बाद में फ़ौज आई है, पहले तो अंग्रेज़ों के टाइम हमारे पूर्वज फ़ौज में जाने लगे। इस देश में बड़ा अजीब सा ढांचा था, जो रियासतें थी ना, जो वहाँ सेनाएं थी, वो तो राजाओं की सेना थी, तो वो अड़ोस पड़ोस के लोग ही सैनिक थे। बहुत देश में इतनी दुनिया, तभी अंग्रेज़ों ने उसको एक्सप्लॉइट किया। उन्होंने कहा बहुत लोग हैं जिनका कोई माई बाप नहीं, इनको भर लो। उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ी साहब, आपने जीती फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपके सैनिक ने जीती है, मतलब आपके सैनिक ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीती है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं होनी चाहिए। और आपके सैनिक ने डिसाइसिव बैटल लड़ी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, हिंदुस्तानी आदमी ने। वो अंग्रेज ने कहा बहुत लोग हैं, तो पैसे दे के वो भी लेके गए। आखिर लोगों को अट्रैक्शन थी, और कुछ लोगों को अट्रैक्शन थी, कुछ लोगों को रिक्वायरमेंट थी। तो मेरा मानना ये कि उसके तहत जब आप इस किस्म की चीज़ें कर सकते हो, क्यों था? क्योंकि अगर एक भी प्रॉब्लम है उसको और उसने चिट्ठी लिख दी है बाहर, तो उस चिट्ठी पे कार्रवाई होती थी। अब साहब ऐसा नहीं है, देश बहुत बढ़ गया। ये ब्यूरोक्रेट्स को अगर आप जाके किसी एसडीएम और किसी डीसी, डिप्टी कमिश्नर या किसी इनको देखोगे, उनके सुबह से शाम तक किताब अपनी हाथ में पॉइंट्स ले, वो फ़ोन पे, और उनकी अपनी बढ़ गई। जब देश बढ़ता है ना, पॉपुलेशन बढ़ती है, रिक्वायरमेंट्स बढ़ती हैं नेशन की, ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो हमारे विंग्स हैं, जैसे हमारे सोल्जर विंग्स हैं, उनमें जब समस्या आती है ना, जैसे हर जगह जिला, जैसे हर जगह राष्ट्रीय वो सेक्रेटरी मतलब है, स्टेट लेवल पे एक ब्रिगेडियर साहब हैं, उनमें आप अगर हमारे आर्मी ऑफिसर्स को ही एम्प्लॉय करो, जैसे हरियाणा ने तो वो अपॉइंटमेंट ही ख़त्म कर दी, कोई किसी ब्यूरोक्रेट को बिठा देते हैं। जब आप इस किस्म के काम करते हो तो डाइल्यूट हो जाती है। तो उसको अगर आप डाइल्यूट करें तो कहीं ना कहीं वो केस टेकअप कर सकते हैं। जहाँ तक जम्मू एंड कश्मीर की बात है, देखिए बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जम्मू एंड कश्मीर में जो अभी हो रहा है, इसका हमें एक साल से मैं हमेशा कहता हूँ, सिक्योरिटी एजेंसीज फेल नहीं करती, इंटेलिजेंस एजेंसीज और उसकी इंटरप्रिटेशन और उस पर टाइमली जॉइंटनेस। हम बार बार ना, ये अग्निवीर की जब बात चलती है, लोग सुब्रमण्यम कमेटी का नाम ले देते हैं, लोग ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का नाम ले देते हैं। सुब्रमण्यम कमेटी ने साहब बड़ी अच्छी चीज़ें कही थी, वो देखिए ना, NIA उसका एक पार्ट थी, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी पार्ट थी। उसमें कितना फ़ौज का रोल है, कितनी उसकी असेसमेंट है, कितनी उसके ऊपर स्ट्रिक्ट कार्रवाई है, वो सब देखिए। तो जो जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा, बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि जहाँ से हमने मिलिटेंसी के टाइम पे मिलिटेंसी नहीं होने दी, जहाँ जब पीक ऑफ मिलिटेंसी में लोग जो है कटरा में आराम से जा रहे थे, और अगर हमने वहाँ तक मिलिटेंसी आने दी तो कहीं ना कहीं हमारी इंटेलिजेंसीज का कहीं ना कहीं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है पाकिस्तान का हाथ है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, पाकिस्तान अकेले का नहीं, चाइना नहीं चाहता, क्योंकि ईस्टर्न लद्दाख में अगर आप मजबूत रहे और अगर आप यहाँ पे तो वो सिक्योरिटी पूरी एरिया है ना, तो वो डाइल्यूट करना चाहेगा। तो कहीं ना कहीं इसमें पूरा का पूरा एक खेल है जो हमें जज करना चाहिए था। यही मेरा मानना है कि इन चीज़ों पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, इनकी एजेंसीज़ हैं उनको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो फेल होती हैं तो आप इस किस्म की जब कार्रवाई करेंगे तो फेलियर्स कम होंगे।
आई मीन अगर आप उसको अगर आप पॉलिटिकल उससे लोगे, हर चीज़ को पॉलिटिकल द्वार भेज दोगे, तो पॉलिटिशियन तो भाई गद्दी नहीं जाने देगा भाई, कुर्सी नहीं जाने देगा भाई। वो तो इतना खिलाड़ी है, वो तो कोई ना कोई तर्क ला के देगा और भाई उसको तर्क को मार्केट कर देगा। लेकिन जो लोग हैं वो बच जाते हैं। मेरा मानना ये है कि जहाँ पे भी इस किस्म की चीज़ें होती हैं, वहाँ जो जिम्मेवार लोग हैं, इस देश में इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी है, इतनी बड़ी फाइनेंस के लोग हैं, इतने बड़े उनके ऊपर इतना पैसा खर्च रहे हो साहब आप, उन लोगों को मेरा मानना ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो जिम्मेवार लोग हैं, जो बिजनेस रूल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैं उसके तहत उनकी जिम्मेवारी है। जहाँ वो जिम्मेवारी में फेल होते हैं ना, उनको मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं अकाउंटेबल होना चाहिए। जबकि अकाउंटेबल सिर्फ पार्लियामेंट में है, और पार्लियामेंट में ऑपोजिशन और नॉन ऑपोजिशन है, बस ये गवर्नमेंट है, ये ऑपोजिशन, अकाउंटेबिलिटी वहाँ है, उससे देश नहीं चले। सर लेकिन अभी जैसे आपने देखा बोला, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि हम घर में घुस के मारेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। राजनाथ सिंह कहते हैं कि, रक्षा मंत्री कहते हैं कि पीओके हमारा है, हम लेंगे। तो सर क्या ये जुमला है, क्या ये मुमकिन है? और जिस तरह से ये रैलियों में कहते हैं, कहीं जाते हैं, कमेंट करते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? घर में घुस के मारेंगे, क्या घर में घुस के मार सकते हैं? क्या उपेंद्र द्विवेदी जो हमारे नए आर्मी चीफ आए हैं, उन्होंने जो बोला कि नवंबर में बोला था उन्होंने, जब नहीं थे वो आर्मी चीफ, तो उन्होंने बोला था कि हम पीओके पर सरकार हमें आदेश दे। तो क्या सर सरकार आदेश देगी तो ही सेना कुछ कर पाएगी? बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि सेना तभी कर पाएगी जब सरकार आदेश देगी जी। और सरकार को आदेश देने के लिए पहले पूरी पार्लियामेंट एग्री कीजिए, आप एक एक्ट पास कीजिए ना। जो भी पॉलिटिशियन है, जो भी बोलते हैं, मैं कहता हूँ पार्लियामेंट के अंदर एक लाइए लेजिस्लेशन साहब कि बाय 2040 इंडिया विल टेक पीओके एंड दीज आर द स्टेप्स एंड प्रूव इट। आप 2035 ले लीजिए, 36 ले लीजिए, सब पार्लियामेंट उसको प्रूव करे और उसके बाद असाइन कर दे टास्क आर्म फोर्सेस को, कैपेबिलिटी बिल्ड करे उस चीज़ की। देखिए, जहाँ तक पीओके की बात है, घर में घुसने की बात है, मेरा मानना ये है आपको घर में घुस के उनके जो टेररिस्ट कैंप्स हैं उनको मारने की ज़रूरत नहीं है। आप वो एक वो किसी के बिठाए हुए लोग हैं, मारिए पाकिस्तानी सेना को। वो सामने उसका बंकर दिख रहा है यार, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके अक्रॉस है उसकी, पहले उसको पूरी को ले लीजिए। एक बंकर लीजिए, कंपनी ले लीजिए, बटालियन ले लीजिए, ब्रिगेड हेडक्वार्टर लेना तो शुरू कीजिए। मतलब आप जिस दिन पाकिस्तानी आर्मी को मारेंगे, जिस दिन पाकिस्तानी आर्मी को ये दिखाएंगे कि हमारे 2 आदमी आपने यहां, अभी इजराइल ने क्या किया यमन पे, हाउतीज का क्या किया, एक इजरायली की वहां डेथ हुई, सिविलियन डेथ थी ना, क्या किया उसने पूरा बेस डिस्ट्रॉय कर दिया। उसने हवाई जहाज तो नहीं, हवाई में तो नहीं, बेस मतलब फिजिकल एयरपोर्ट, फिजिकल लोकेशन ऑफ एनिमी डिप्लॉयमेंट। आप ये जब आपकी स्ट्रेटजी होगी, मैं तो सबसे पहले कह रहा हूं व्हाई नॉट टेक इट अप। और पाकिस्तान में जब पाकिस्तान में इकोनॉमिक कंडीशन इतनी पुअर है, जब पाकिस्तान में इतनी अनस्टेबिलिटी थी, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी साहब, वो इमरान खान भाई ने तो अपने खुद के सेनाओं के लोगों पे उसके वो गए लोग और उसके सेना में घुस गए। जिस मुल्क में इतनी अनस्टेबिलिटी है और अगर आपका 36 का आंकड़ा है और अगर आप सॉल्व करना चाहते हो और आप रियल चाणक्य करते हो, तो साहब चाणक्य की नीति के हिसाब से तो पाकिस्तान उस टाइम घुटनों पे था, कर देते काम यार। यूक्रेन और उसमें दुनिया फंसी हुई है, किसी को फुर्सत नहीं है। बाइडेन अपनी गद्दी बचाने के दौर में घूम रहा था, इजराइल और इनके झगड़े हो रहे थे, किसके पास वक्त था, आप कर देते। और ले जाके जब बात को तर्क को जीतना हो, लोग कहते हैं 47 में ये कर दिया। भाई सन 47 में दुनिया बहुत अलग थी, यूएन नई बनी थी। उस यूएन ने कोरिया युद्ध में, जिसमें 2 सुपर पावर इन्वॉल्व थी, रशिया चाइना ऑन वन साइड, अमेरिका दूसरी तरफ, खुद मैकार्थर ऑपरेशंस कर रहे थे, उस यूएन में पीस रेजोल्यूशन आया। और पीस के लिए कौन गई, पीस को स्टेबल करने के लिए किसकी सेना गई, इंडियन कंटिजेंट गया। तो यूएन इतनी पावरफुल थी। तब क्या हुआ, किस हालात में हुआ, आज के दिन ये ना यूएन है ना कोई है। आप अपनी लेजिस्लेशन लाइए साहब और ये, लेकिन हिंदुस्तान में कैपेबिलिटी है बेटा, ये बात माननी पड़ेगी। हिंदुस्तान की सेना में आज के दिन पाकिस्तानी सेना से बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है, हमारे पास बहुत पावर है।
हमारे पास इतने स्ट्राइक एलिमेंट्स हैं। आप पीओके की बात करते हो, हमारे पास आर्म्ड फोर्सेस में हमारे आर्मड जो हमारी वॉरफेयर है ना आज के दिन, हमारे पास मैं टीवी पे नहीं बोलना चाहता, हमारे पास 3 ऐसी स्ट्राइक कोर हैं। अगर आप उनको अनलीश कर दो ना, मेरा मानना ये उनको रोकने वाला नहीं। मतलब हमारे पास टैंकों की इतनी भारी और इतने वेल ट्रेंड है, इतने वेल ट्रेंड है हमारे पास, ऐसी स्ट्राइक कोर्स हैं। आप पीओके क्यों जाते हो? आप पहले तो साहब लाहौर से लेके राउंड अप कर लीजिए ना, 100 200 अपने आप पीओके दे देगा बड़ा भाई, ठीक है ना। तो मेरा मानना ये है कि कैपेबिलिटी है, आप क्लियर विजन बनाइए, पॉलिटिकल विजन बनाइए। ये पॉलिटिकल रैलीज पे मत जाइए, यहाँ तो पता नहीं क्या, उसके हिसाब से तो भारत अब तक पता नहीं क्या क्या हो जाता। ये सब वोट बैंक में मत जाइए, वोट लेने का तरीका। और वाई नॉट, जब सत्ता के लिए भाई सब कुछ करते हैं, हम भी रोजी रोटी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये वो लोग नहीं है, कोई भी किसी भी पार्टी में वो लोग नहीं है जिन्होंने रियली आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और देश को एक, ये सब वो लोग हैं जब लीडर्स पॉलिटिशियन बने थे वो थे। अब पॉलिटिशियंस लीडर बन रहे हैं। जब लीडर्स पॉलिटिशियन बनते हैं, पीपल एंड नेशन कम्स फर्स्ट। जब पॉलिटिशियन लीडर बनते हैं तो रिमेंबर वन थिंग, चेयर कम्स फर्स्ट, रेस्ट एवरीथिंग फॉलो। सर, जम्मू कश्मीर की बात हुई है तो सिर्फ जुलाई महीने की अगर हम बात करेंगे तो 10 आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें हमारे 15 जवान शहीद हुए हैं। क्योंकि वो इलाका ऐसा है सर कि वहाँ पर जो भी जवान तैनात होते हैं वो हाई लेवल ट्रेनिंग से गुजरते हैं। स्पेशल जो आपके पैराएसएफ के कमांडो है वो भी वहाँ पर तैनात हैं। ऐसे में अग्निवीरों की बात हो रही है, तो क्या ये सरकार के लिए एक वेकअप कॉल हो सकता है? देखिए, वेकअप कॉल तो मतलब ये तो नहीं मैं कहूँगा ये वेकअप कॉल होना चाहिए जब आप यूक्रेन और रशिया की अगर वॉर का अध्ययन करें तो इतना टेक्नोलॉजिकली रशिया सुपीरियर है, उसके पास इतने भारी भरकम हथियार हैं, लेकिन ग्राउंड पे ऑलमोस्ट स्टेलमेट है। स्टेलमेट क्यों है? क्योंकि फुट्स ऑन ग्राउंड, और वो जो रेजिमेंटेशन, जो जज्बा मैं कह रहा हूँ कि अगला ऑब्जेक्टिव लेना है और वो 1 महीने के अंदर लेना है, हमने कारगिल 2 महीने में ले लिया, 2 महीने में ले लिया। तो रशियन फोर्सेस क्यों नहीं ले पाती अगला टाउन 2 महीने के अंदर, 2.5 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर? इतना भारी भरकम टेक्नोलॉजिकली। तो वेकअप कॉल बहुत हैं। अगर आज इजराइल अगर मांग रहा है और इंडियंस को और दुनिया को देख रहा है कोई आ जाए, कोई कर दे, और इतने दिन से लगा हुआ है, तो मेरा मानना ये है कि बहुत कुछ इनमें बहुत वेकअप कॉल्स हैं। वेकअप कॉल की ज़रूरत नहीं है। वेकअप कॉल तो जब लेते हैं जब आप अनप्लान्ड हो। हम तो यार एक अच्छी खासी फंक्शनल वाइब्रेंट बनाना स्टेट थोड़ी है कि वेकअप कॉल लेंगे। एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, एक अच्छी सरकार है, मतलब मेरा कोई नहीं, मजबूत सरकार है। आपके पास ऑलमोस्ट 295 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, इतने बुद्धिजीवी लोग हैं, इतने रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं, IPS ऑफिसर्स हैं, IAS ऑफिसर हैं, थिंक टैंक हैं दुनिया भर के। आप ये कोई वेकअप कॉल नहीं, मैं नहीं समझता। ये तो एक वेकअप कॉल है उनको बूट मारने की, जिन लोगों ने ये होने दिया बिकॉज इंटेलिजेंस फेलियर्स की, तो उनको चेंज कीजिए। ये तो वेकअप कॉल उनके लिए कि भाई आप लोग क्या कर रहे थे इतने दिन से, यही नहीं पता लगा कि वो पीर पंजाल के नीचे ला रहा है। उनको वेकअप कॉल है उन लोगों को बदलने की, चेंज करने की, पॉलिसीज लाने की। J&K का एक अलग सेटअप है सिक्योरिटी एंड उसमें कुछ है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री अभी 2-3 दिन पहले करगिल गए थे और वहाँ उन्होंने अग्निवीर और अग्निपथ योजना पर काफ़ी विस्तार से बातचीत की और उन्होंने इसके लिए एक रिफॉर्म शब्द का इस्तेमाल किया है। तो क्या प्रधानमंत्री के रिकॉर्ड को देखते हुए वो जो वादा कर रहे हैं सेना में रिफॉर्म का, क्या उस पर भरोसा करना चाहिए? देखिए, मैं प्रधानमंत्री पे भरोसा करना चाहिए, क्यों नहीं, आखिर देश के प्रधानमंत्री हैं और 5 साल वही प्रधानमंत्री है, मैं भी समझता हूँ, और उन पे पूरा विश्वास करना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री भी तो कुछ चीज़ों पर वो बोलेंगे ना जो उनको नीचे से फीडबैक दिया होगा, जो उनके सलाहकारों ने फीडबैक दिया होगा। मेरा मानना ये, कुछ सलाहकारों ने इस इम्प्लीमेंट किया होगा, इसकी ब्रॉड पैरामीटर्स डिस्कस की होंगी और कंकरेंस ले ली होगी, या तो कैबिनेट कमेटी की या प्राइम मिनिस्टर की एक कंकरेंस ली होगी। अब क्योंकि पॉलिटिक्स ऐसी है और मामला वोट पे आके टिक जाता है, तो कोई भी सरकार किसी चीज़ को डिफेंड करती है, वरना रिफॉर्म्स कैसे रिफॉर्म्स? अगर रिफॉर्म्स के, तो मैंने बोला ना आपको, रिफॉर्म्स के बहुत तरीके हैं। सिर्फ एक जवान को ये कह देना, सिर्फ जवान एक नया रिफॉर्म लेके आएगा, 4 में से 1 जवान बेटर होगा और एज कम हो जाएगी, ये कोई रिफॉर्म नहीं है। ये एक स्टेप है, नथिंग एल्स। इससे ये कोई रिफॉर्म नहीं। मैं प्रधानमंत्री की काबिलियत पे सवाल करने वाला कोई नहीं, एक फौजी हूँ,
जैसे मैंने बोला, आपके जैसे प्रधानमंत्री हैं, मैं तो ज़्यादा मानता हूँ एक प्रणाली में। मेरे डिफेंस मिनिस्टर हैं, आज भी अगर मुझे राजनाथ सिंह जी आगे कोई असाइनमेंट दें तो मैं करूँगा। अगर वो कहीं चाइना में जाना है, आपको हो सकता है चाइनीज़ पकड़ लेने में चला जाऊँगा। सर ये मतलब कारगिल में उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उसको पूरे दायरे से स्ट्रेटजिस्ट को एनालाइज करना चाहिए, और सिर्फ इसलिए नहीं कि भी उसको डिफेंड करना है। और प्राइम मिनिस्टर का काम है, जो सरकार ने किया है, जो कुछ किया उसको डिफेंड करेंगे। और जो पॉलिटिकल बयानबाजी हो रही है कि अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे, राहुल गांधी कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं, विपक्ष के सभी नेता ये कह रहे हैं, तो क्या एक बार योजना शुरू हो जाने के बाद ये संभव होगा कि इसको स्क्रैप किया जा सकता है? देखिए, मैं नहीं सोचता 5 साल के बाद कोई स्क्रैप करेगा। ये अगर स्क्रैप हो सकती थी, अब हो सकती है। जब एक प्रणाली बन जाएगी तो उसे स्क्रैप करने में भी उतना ही टर्मोइल होगा जितना उसको लगाने में टर्मोइल हुआ है। और मैं नहीं समझता देश इस किस्म से अब ये आ गई है। अब मेरा मानना ये है कि ये सरकार ही अपनी आत्मा को झंझोड़े, और जो इश्यूज़ हैं, मैं जो इश्यूज़ कह रहा हूँ उनको सोचे कि भाई इसको पोस्टपोन कर दे, इसको एज ए पायलट प्रोजेक्ट लेके इसको रद्द कर दे। और मेरी यही मानना है कि ये प्राइम मिनिस्टर अगर रियली रिफॉर्मिस्ट हैं और मतलब रियली मतलब हैं, तो इस चीज़ को इस ढंग से लें कि भाई एज यंग करने के तरीके देखो ना। मैंने गलत तो नहीं कह रहा, सिर्फ जवान तो लड़ाई नहीं लड़ते। आप कह रहे हो जवानों की एज कम होगी, एवरेज एज कम होगी। 4 साल के जवानों की एज कम होगी, 5वें साल से तो सबकी एज वही है। लड़ाई तो वो भी लड़ रहे हैं, बाना सिंह का मैंने जैसे एग्जाम्पल दिया। तो लड़ाई को ये रिफॉर्म, और कहते हैं ये जी अब फौज बिल्कुल रेडी रहेगी। भाई फौज तो 1947 में भी रेडी थी। और देखो ना, साइचन में जब किसी को लगा कि भाई साइचन में ये होगा, तो हमारी ऊपर से लोग अनएक्लेमेटाइज नहीं थे। फौज के बाद कपड़े नहीं थे, ड्रेसेस नहीं थी वो। आप 62 पे मत जाइए, आप साइचन पे जाइए ना, आप गालवा पे जाइए ना। गालवा के बाद देखिए हम लोग गए था, इतने टैंक लगाएंगे वहाँ, लगा दिए ना। सेना कोई भी काम कर लेगी, वो बात नहीं है। और सेना हमेशा रेडी थी, बिकॉज उसका दस्तूर है, उसके साथ उसका जज्बा है। और मैं ये कह रहा हूँ, सेना को क्यों बीच बीच में घसीट रहे हो? सेना तो इसको भी प्रूव करेगी कि भाई ये ठीक है, क्योंकि उनको तो आपने एक टास्क दे दिया। पर वो कितनी उलझ गई मेन मुद्दे से। मुद्दा उनका, मैंने बोला ना, उनका मुद्दा सिर्फ एक था, डिफेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ दिस एंड इंटरनल्स। अब आप उसको अपने मैन मैनेजमेंट के अंदर आप इसकी प्रॉब्लम्स बढ़ाई हैं, घटाई नहीं है। जो कह रहे हैं ना लोग, ये उनका HR इशू है, मैंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं लोग, मॉडर्न शब्दावली लगा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बर्डन है वो लोग इस इशू से। और जब अग्निवीर योजना को स्क्रैप करने की मांग आप भी कर रहे हैं और बहुत सारी आवाज़ें हैं जो कह रही हैं, और इसी दौर में जो है वो नौकरियों के लिए एक अप्रेंटिसशिप इंटर्नशिप की स्कीम सरकार लेके आई है, उस पर आपकी कोई राय है? क्या दोनों चीज़ें मिलती जुलती है? क्या सरकार के किसी भविष्य की सोच को ये दिखाती है ये चीज़ें? देखिए, देश की सुरक्षा जो है ना, वो मिक्स नहीं होती है। मुद्दा सुरक्षा का है। मैं तो सुरक्षा, मैं किसी अप्रेंटिसशिप की बात नहीं कर रहा। मेरा मानना ये है, नहीं, मैं आपकी सिंपल वॉरफेयर इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हैंडल्ड बाय वेरी सिंपल माइंड्स। लड़ाई एक बहुत कॉम्प्लेक्स विषय है, लेकिन उसकी सोच बड़ी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर होती है। जो भी लड़ाई लड़ी गई है, जनरल मानेकशॉ की बिल्कुल स्पष्ट क्लियर इमेज थी उनके माइंड में, स्पष्ट। इंदिरा गांधी उनको बैक कर रही थी स्पष्ट उससे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो मेरा मानना है कि फौज के जो सिक्योरिटी के मुद्दे ना, उनमें बाकी चीज़ों, मैंने बोला ना, इसको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरह मत लीजिए भाई, ट्रेनिंग के लिए मत लीजिए, देश के डिसिप्लिन के लिए मत लीजिए, देश में अनुशासन के बहुत तरीके हैं यार। आप उसको कहीं और इन्वेस्ट कर देना। आप दुनिया खाली पड़ी है, आप अप्रेंटिसशिप करके रोज भेजिए ना। लोग दुनिया मांग रही है हिंदुस्तानी आदमी को, भेजिए। आप सिस्टम लाइए कि हर साल 2.5 मिलियन नहीं 3 मिलियन लोग माइग्रेट होके वहां जाके काम करेंगे। आप कंपनीज बनाइए, जो ऐसी कंपनीज बनाइए ना। आप तो ईस्ट इंडिया का मॉडल भी नहीं फॉलो कर रहे। आप 4-5 ऐसी मोटी कंपनी लाइए जो कनाडा में जाके, जो हमारे HR जो उनको मैन पावर रिक्वायरमेंट्स है, जो सर्विसेज सेक्टर है, उसमें ठेके ले ले। यूरोपियन यूनियन में जाके ऐसे ठेके ले ले जहाँ सर्विसेज रिक्वायरमेंट, सर्विसेज प्रोवाइड करे। आपका सिटीजन है, आपका वहाँ काम करा, उसको उसी तरह पे कीजिए। आप ऐसी चीज़ें सोचिए। दुनिया खाली पड़ी है, दुनिया में आदमी नहीं है काम करने को। आप कह रहे हो सिर्फ फौज को, ना भाई बात बनती नहीं, सॉरी। तो मंच पर मौजूद मेजर जनरल विशंबर दयाल जी ने
अग्निपथ योजना से जुड़े तमाम सरोकारों पर और सुरक्षा से जुड़े तमाम मुद्दों पर तफसील से हमारे साथ बात की। बड़ी बात यही है कि सरकारें जो भी कहती रहें, विपक्ष जो भी दावे करता रहे, लेकिन देश की सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिस पर किसी भी किस्म का रत्ती भर भी कोई समझौता नहीं होना चाहिए। मंच पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें और हमारे दर्शकों को इतनी ये तस्वीर दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल विशंबर दयाल जी। थैंक यू। जय हिंद।